हाय एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो ये कहानी है जीरैन की, जो कि काम में डेडिकेटेड एंड काफ़ी ऑनेस्ट लड़की है। आज अपने ही बॉस को देखती है कि एक्सपायरी डेट वाली चीज़ों के लेबल्स उतार के वो तो न्यू लगा रहे हैं। मतलब दूसरों की सेहत से तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यही सब कुछ देख के जीरैन तो उन पर काफ़ी ज़्यादा ही भड़क गई थी कि आप दूसरों की लाइफ के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हैं। इसकी बातों का तो उन पर कोई भी असर नहीं होने वाला था। थोड़ी देर में ही एक बच्चा जैसे ही कुछ बाय करने के लिए आता है तो ये उसे मना कर रही थी कि ये मत खरीदो, एक्सपायरी है। लेकिन उसने तो सीधा जाके अपनी मॉम को शिकायत लगा दी थी। अब सामने से उसकी मॉम का शिकार तो इसी शॉप का ही ऑनर बनता है और इसी बात का ही गुस्सा वो फिर जीरान पे भी निकालने लगे थे कि तुम्हारी इनको ये सब कुछ बताने की हिम्मत भी कैसे हुई। खैर, मेरा काम है, मैं जैसे चाहूँ, मेरी मर्जी है, मैं कर सकता हूँ, तुम कौन होती हो बीच में टांगे अड़ाने वाली। और उन्होंने इसी बात की वजह से ही इसे आज के दिन जॉब से फायर भी कर दिया था। ये भी कहते हैं कि कोई सैलरी वगैरह भी नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे बीच तो एम्प्लॉय एंड बॉस का कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ। इसे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये भी कह देती है कि ठीक है, अगर आप मुझे मेरी सैलरी नहीं देंगे तो मैंने भी आपकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज करवा देनी है कि कैसे एक्सपायरी चीज़ें खाने की वजह से देखिए मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। अब यही सुनना था। अब फिर इस ऑनर को मजबूरी में उसे कुछ पैसे तो ट्रांसफ़र करने ही पड़ गए थे। बेचारी की एक यही जॉब थी, इससे भी इसने हाथ धो ही लिया था। अब दूसरी तरफ ही हमें हमारे हीरो शाओमू को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़े लग्जरियस होटल का ही ऑनर है। वेल, हर चीज़ में तो एकदम परफेक्ट। इसे यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए होती है। अब जैसे ही होटल पहुँचा था तो आगे से इसे ये खबर मिलती है कि एक कस्टमर इनकी सर्विस से थोड़ी सेटिस्फाई नहीं दिख रही है। उसे कुछ शिकायतें वगैरह थी। आज तक तो इनके होटल को कोई भी बैड रिव्यूज़ नहीं दे के गया था और इसी बात का ही तो घमंड हमारे हीरो को होता है। तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे खिलाफ कुछ भी बात कर पाएँ। अब जैसे ही इसे पता चला था कि उस लेडी का मसला हल करना है, ये खुद उसके पास पहुंचा होता है। इवन के उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए इसे शावर का पानी लेके भी पीना ही पड़ गया था और उनसे अपोलोजाइज भी करता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ये देख के वो कस्टमर तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि ठीक है, वो तो मान ही गई थी। अब बाद में अब वो शावर वाला पानी पीने की वजह से इसकी तबीयत भी बिगड़ ही गई थी कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ जाता है। अब इन्हें होटल में लगाने के लिए एक बटन की ज़रूरत थी और असिस्टेंट कह रहा होता है कि देखिए आज के दिन तो मुझे छुट्टी दे दें, आज तो वैलेंटाइन डे है, मुझे भी तो रेस्ट करने की ज़रूरत, बस दिन रात आप काम ही करवाई रखते हैं। अब ये थोड़ी बहुत उससे शिकायत कर रहा था तो यहाँ पे हमारे हीरो भी कह देता है कि ठीक है, वो बटन लेने के लिए मैं चला जाऊँगा, बस एड्रेस का बता दो और ये भी कि आखिर को वो किससे लेना है, तुम्हें वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जीरैन की आज के दिन ना सिर्फ जॉब चली गई थी बल्कि उसके सर पे एक और बॉम्ब भी फूटता है कि उसका बॉयफ्रेंड कब से उसे चीट करने की कोशिश कर रहा था। इसे तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। ना सिर्फ सामने पड़ा पानी का गिलास उठा के उसके ऊपर उंडेल देती है, ये भी कहने लगी थी कि आइंदा के बाद अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। और फिर सीधा ही अपनी बेस्टी के पास पहुँचती है जिसका नाम क्या है पैन। अपने दुख दर्द सारे इसी से ही शेयर किया करती है। खैर, उसे भी इसके बॉयफ्रेंड पे गुस्सा तो आ ही जा रहा था कि उसके तुम्हें चीट करने की हिम्मत भी कैसे हुई। खैर, एक लग्जरियस से होटल में इसने इसके रूम के लिए बुकिंग करवा दी होती है कि मर्जी से वहाँ पे एंजॉय करना, आज का दिन तो तुम मस्ती कर सकती हो। अब हमें पैन के पास वही वाला बटन दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो को भी उसकी ज़रूरत थी। अब बहुत ज़्यादा वेट करवाने के बाद भी पैन से वो बटन लेने के लिए अभी तक तो शाओमू पहुंचा ही नहीं था। कैसे पहुंचता, एक मीटिंग में जो फंस गया होता है। अब इसकी फ्रेंड कह देती है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, वो बटन मुझे पकड़ा दो, कोई लेने के लिए आया तो मैं ज़रूर उसे दे दूँगी। अब पैन तो इसे थैंक्स कहती हुई वहाँ से चली ही गई थी। थोड़ी देर में ही हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। उसे वो वाला बटन तो जीरैन ने थमा ही दिया था। अब पेट ख़राब हो गया होता है, वही शावर वाला पानी पीने की वजह से। इसे पूछता है कि यहाँ पे कोई करीब टॉयलेट्स हैं तो ये बता देती है कि हाँ, ये पब्लिक टॉयलेट है। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही उसे ख़राब लग रहा होता है, लेकिन अब क्या करता, मजबूरी में जाना ही था इसे। इसे कहता है कि बाहर ही मेरा आने का वेट करना। लेकिन ये खुद ड्रंक हो गई थी इसलिए ही फिर वहाँ से भाग जाती है।
क्या यहाँ पे टॉयलेट की हालत को देख के इसने तो अपना इरादा बदल लिया था और इसी बीच ही वो बटन भी नीचे गिर जाता है। अब बड़ी मुश्किलों से इसे वो उठाना पड़ गया था और ऐसे ही लिपेट के आके अपने असिस्टेंट को पकड़ा देता है। ये तो सीधी उसी होटल पहुंच आई थी जहाँ पे केस की बेस्टी ने बुकिंग करवाई थी। आज का दिन तो यहीं पे स्टे करने वाली होती है और ये कोई और होटल नहीं बल्कि हमारे हीरो का ही होता है। ये तो यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी लग रही थी क्योंकि ज़िंदगी में आज फर्स्ट टाइम ही इसे इतनी सारी और मज़े मज़े की चीज़ें देखने को मिली थी। अब जी रैन ने तो इतना ज़्यादा शोर मचा के रखा हुआ था कि इसकी शिकायत इसके नेबर्स असिस्टेंट को कर देते हैं और असिस्टेंट फ़ौरन से ही कॉल मिलाता है अपने बॉस को। वो कह देता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, इसका सोल्यूशन मैं कोई ना कोई निकालता हूँ। उस लड़की से मैं खुद बात करने के लिए जाता हूँ। आगे से आके देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जी रैनी थी। जैसे ये सब कुछ कह के जाने वाला था वो पीछे से इसे हक कर लेती है। एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी। इसने तो इवन के यहाँ पे हमारे हीरो को पहचानने से भी इनकार कर दिया था कि मैं तो पहले तुम्हें कभी मिली ही नहीं। क्या इसे संभालना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। अब जैसे इसे उठा के बेड पे लिटाने के लिए जा रहा था, फिसल के वो तो सीधा इसके ऊपर ही आके गिरी थी। अब जैसे इससे पहले कि कुछ बात कर शाओ मू को ही अपना एक्स बॉयफ्रेंड समझ के इसने तो अच्छी खासी उसकी दुर्गति बना दी थी। अगले दिन जैसे इसका हाथ उसकी चेस्ट पे होता है तो वो साइड पे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठते ही इसे टांग मार देती है कि आप इधर क्या कर रहे हो। ये अब अपने सर पे ही चोट का निशान दिखाने लग जाता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि रात को तुमने मेरे साथ कैसा सलूक किया था। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी शिकायत लगा सकता हूँ, बट डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जी रैन की ये आदत तो होती है कि वो अपनी गलती तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी। अब रात को जो इसने काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा मचा के रखा था उसकी वजह से इसे इधर कुछ कंपनसेट भी करना पड़ता है। बेचारी को पैसे देते हुए तो मौत ही पड़ रही थी क्योंकि पैसे कमाना आसान बात तो है नहीं। एक तो इसकी जॉब भी चली गई थी। अब इसी बात को लेके ही कुछ लड़कियां आपस में गॉसिप्स कर रही होती हैं कि देखो आज कितनी ज़्यादा अजीबोगरीब सी लड़की आई थी इस बड़े से होटल में। उसने अपने लिए एक रात के लिए रूम तो बुक करवा लिया, लेकिन आगे से कंपनसेशन देने के लिए उससे पैसे तो निकले ही नहीं जा रहे थे। ये तो जी रैन अभी इधर फिर ही रही होती है और वो आके इस लड़की पे काफ़ी ज़्यादा ही भड़क गई थी कि तुम्हें किसी के बारे में ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई। अब क्या तुम्हें पता है कि पैसे कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ के स्टाफ में तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ये तो अच्छा खासा ही उन पे गुस्सा कर गई थी। घर पे आके इसने शाओमू के होटल को ही बैड रिव्यूज़ दे दिए थे कि जो होता है देखा जाएगा। वहाँ का स्टाफ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शाओमू और जी रैन दोनों का ही लाइफस्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट था। खैर एक दूसरे से तो मैच खाता ही नहीं है। देखते हैं कि कैसे इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। अब भी हमें होटल का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक लड़की जिसका नाम क्या है लिंग, वो कब से ही शाओमू को पसंद करती आई थी और इवन कि इसे उससे एक प्रोजेक्ट भी चाहिए था। इसी बारे में ही बात करने के लिए ही आई होती है, लेकिन हमारा हीरो होता है कि इसे कुछ खास भाव नहीं देता है। यही सब कुछ देख के अब ये उसे नाराज़ होती हुई वहाँ से चली ही जाती है। आज लाइफ में पहली दफ़ा ही इसके होटल को किसी ने बैड रिव्यूज़ दिए थे। इसी बात को लेके सारे गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि अब देखते हैं कि शाओमू क्या करता है। यार वो तो बहुत ही अच्छे से इस सारी बात को संभाल लेता है कि हाँ तो अच्छी बात है कि किसी ने हमारे बारे में बैड रिव्यूज़ दिए हैं, इनके इस तरह से हमें अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। इसका ये बिहेवियर देख के सारे ये अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि वाह वाकई में यही एक बॉस बनने के लायक है। यार जिस लड़की की वजह से इसे ये बैड रिव्यूज़ मिले थे मीन के वो अच्छी स्टाफ नहीं थी, इसने पहले तो उसे जॉब से फायर कर दिया होता है। बाद में इसे तलाश होती है जी रैन की कि उससे मिलके अपोलोजाइज़ करूँगा और हो सकता है कि इस तरह से वो जो अपने बैड रिव्यूज़ हैं वो वापस डिलीट कर देगी। अब जैसे इसे पता चला था कि वो तो अपनी कोई शूटिंग वगैरह के लिए एक काफ़ी भयानक जगह पे आई हुई है। ये वहाँ पे पहुँच तो आता है लेकिन वो भी छुप के इसकी बातें सुन रही थी, जिससे पता चलता है कि शाओमू साहब तो मुझसे अपने होटल के बैड रिव्यूज़ को डिलीट करने के लिए आए हैं। इसे बड़ा ही गुस्सा आता है। सो बस इसे यहाँ से उसने डरा के भगा ही दिया था। इसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। अब इसे कुछ और नहीं सोचती है तो पैन से मिलने के लिए आता है। यही कह देता है कि वो जो तुम्हारी फ्रेंड थी हमारे होटल में स्टे करने के लिए आई थी, क्या तुम उसके बारे में मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ पे रहती है। एक्चुअली मैं उसे अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ कि हमारे होटल में उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। यही सुनना था। पैन कह देती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस वगैरह बता देती हूँ उसके घर का, वहाँ पे जाके माफ़ी मांग लेना। मुझे पता है कि वो काफ़ी काइंड हार्टेड है, तुम्हें माफ़ कर देगी। और हाँ आज तो उसका बर्थडे भी है, कोई गिफ्ट वगैरह लेके जाना। ये देख के तो पक्का वो तो खुश हो जाएगी और तुम्हें उसने माफ़ कर ही देना है।
आज ये अपने लिए कोई केक वगैरह ही देख रही थी, इसका बर्थडे था और बेचारी के पास तो और कोई होता नहीं है, सो अकेले में इसने सेलिब्रेट करना था। ये भी ईरन के लिए कोई गिफ्ट बाय करने के लिए जैसे स्टोर पे आता है तो फिर से यहाँ पे लिंग मैडम आदमकती है। अभी भी उसे इससे प्रोजेक्ट ही चाहिए होता है और ये भी कह देती है कि वैसे तुम किसके लिए गिफ्ट वगैरह बाय करने के लिए आए हो। तो ये भी कह देता है कि हाँ कोई ख़ास है मेरे लिए, मैं बस किसी को उसके बारे में बताना मुनासिब नहीं समझता हूँ। अब बहुत ज़्यादा वेट करवाने के बाद ही वो डिलीवरी गर्ल आई थी और उसके साथ उसकी छोटी बच्ची भी होती है। अब हमारे ड्रामे की हीरोइन तो काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी, फ़ौरन से ही केक का एक पीस इन्हें पकड़ा देती है कि मिलजुल के खा लेना और हाँ ये फ़िक्र मत करना, मैं तो आपके होटल को 5 स्टार रिव्यूज़ दूँगी। अभी वो वहाँ से गए ही थे कि तभी हमारा हीरो इसके घर में घुसने की ट्राई करता है। ये तो उसे अंदर नहीं आने देने वाली थी कि देखो मुझे पता है कि तुम वो रिव्यूज़ वगैरह डिलीट करवाने के लिए, मिन्नतें करने के लिए आए हो ना, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। इसने तो उसके मुँह पे ही जवाब दे दिया था। अब जी रैन किसी से डर जाती, ऐसे तो मुमकिन हो नहीं सकता था। अब यहाँ पे वो भी कह देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ये नहीं कहता हूँ कि तुम हमारे होटल में जो भी बैड रिव्यूज़ वगैरह दिए हैं उन्हें डिलीट कर दो, बल्कि मैं तो तुम्हें जॉब की ऑफ़र करने के लिए आया था। क्या तुम मेरे होटल की स्लीपर बनना पसंद करोगी? बस तुम्हें यही करना है कि इंस्पेक्ट वगैरह करके वहाँ पे जो भी कुछ काम वगैरह ख़राब होंगे उसके बारे में ही हमें बता देना है और हम उन सारी चीज़ों को फ़िक्स कर देंगे। अब ये सुन के तो जीरैन के मन में खुशी के लड्डू ही फूट रहे होते हैं कि वाह इतनी अच्छी जॉब की ऑफ़र है और मैं मना कैसे कर सकती हूँ। अभी इसके बारे में उसे जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक ही फिसल के इसके ऊपर सीधी आके गिरी थी और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। खैर उसने फाइनली इसकी जॉब की ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली होती है। नेक्स्ट ही इसे होटल लेके पहुंचाया था। ये बहुत ज़्यादा ही खुश होती है कि एक तो फ्री में यहाँ पे रहने का मौका मिल गया, ऊपर से मज़े मज़े का खाना भी टेस्ट करूँगी। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन तो कर ही दिए होते हैं। अभी खुशी के मारे बेड पे आके लेटती ही है कि तभी सारा स्टाफ इसके लिए खाना लेके आ गया था। यार यहाँ पे हमारा हीरो तो इसकी बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहा होता है और यही देख के जीरैन के दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है कि वैसे जैसे मैंने सोचा था कि वो बहुत ही खड़ूस होगा, लेकिन ऐसा खड़ूस लग नहीं रहा है। नेक्स्ट ही इसने अपनी जांच पड़ताल स्टार्ट कर दी होती है। हर चीज़ को ही इसने अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया था। खैर अब इससे कोई गड़बड़ी ना होती, ऐसे कैसे हो सकता था भला। जीरैन जैसे ही अब खाना खा रही होती है तो तभी हमारा हीरो बड़े प्यार से ही उसे देख रहा था। अब यही सब कुछ नोट करना था। असिस्टेंट कह देता है कि वैसे आप तो इस लड़की पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। हमारा हीरो तो इसकी बातों को फुल इग्नोर कर देता है। अब वही वाली लड़की जिसकी की बदतमीज़ी करने की वजह से इसने बैड रिव्यूज़ दिए थे, इससे माफ़ी मांगने के लिए आती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब नेक्स्ट सीन में ही हमें इसे ऑफिस में बैठे हुए ही दिखाया जाता है। असिस्टेंट इसे म्यूज़िक थीम को चुनने में हेल्प करने को ही बोल रहा था। ये तो सामने एक कंडीशन रखती है कि आप अगर उस लड़की को जिसे कि आपने फायर कर दिया था उसे जॉब पे वापस रखने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, मैं भी आपकी हेल्प करने के लिए ज़रूर मान जाऊंगी। वो भी सोचने लगा था। यार फिर फाइनली उस लड़की को इसने वापस जॉब पे रख ही लिया होता है। अब फिर एक और लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम क्या है जियाजू। वो बहुत अरसे बाद ही अब्रॉड से वापस आया था। अब गलती से ही एक लड़की को अपना ड्राइवर समझ के अपना सामान उसकी गाड़ी में ही रखने लगता है। बहुत जल्दी से अपनी गलती का एहसास हो गया था। यार ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लिंगी होती है। उसने तो इसका सामान उठा के बाहर ही फेंक दिया था। इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करती है। ये लोग तो अब म्यूज़िक थीम सुनने के लिए पहुंच आए होते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक सुनते ही से तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी और हमारा हीरो इसे बार बार जगाने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि इसका ध्यान तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं था। फिर भी ये सब कुछ ख़त्म होते ही क्लैपिंग करती है कि वाह सब कुछ तो बहुत ही अच्छा था। अब एक लेडी के कहने पे इन्हें साथ में पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करनी ही पड़ गई थी। यहाँ से वापसी पे तो भूख के मारे शाओमू के पेट में तो चूहे ही दौड़ रहे होते हैं। ये फौरन से उसे अपनी फेवरेट प्लेसेस पे ही लेके आ गई थी खाना खिलाने के लिए और वाकई में यहाँ पे आके इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे पूछ लेता है कि वैसे मैंने नहीं सोचा था कि कभी इस जगह पे आके मुझे खाना खाने का मौका भी मिलेगा। बातों ही बातों में वो तो इसे अपनी फैमिली के बारे में भी बताने ही लग गई थी। कैसे मेरे डैड एक होम स्टे चलाते थे, जब हमारे पास ज़्यादा गेस्ट वगैरह आ जाते थे तो इसी रेस्टोरेंट पे ही आके जो कि शेफ़ मेरे डैड के फ्रेंड थे मिल के खाना बनाते, सारे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते थे।
यार यहाँ के फूड से तो हमारे हीरो को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरेशन मिल चुकी होती है। उसने तो अपने ही होटल में ऐसे ही कुछ बंदोबस्त कर दिया था। अरेंजमेंट्स वगैरह देख के तो सारा स्टाफ भी खुशी लग रहा होता है। वो तो खुशी खुशी से इसने जो भी काम कहा होता है वही करने लग गए थे। अब बाद में एक लड़की इसके पास रोती हुई आती है कि कैसे एक प्रोडक्ट को यूज़ करने की वजह से मेरा हाल ख़राब हो गया, ऊपर से वो वापस भी नहीं ले रहे हैं। इसे आइडिया आता है, जो लड़की पहले के बदतमीज़ी कर रही थी इसने उसी की ही फ़ोटो क्लिक करके अब वो बैड रिव्यूज़ में डाल दी होती है कि देखना कैसे अब वो तुम्हारे प्रोडक्ट के तुम्हें पैसे वापस करते हैं। ये देख के तो वो लड़की खुश हो जाती है कि वाह, वैसे तुम काम में मदद करने में तो बिल्कुल माहिर हो। अब एक ग्रैंडपा जो कि इतना सारा सामान लेके लिफ्ट में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक लड़की बहुत ही खड़ूस होती है, वो फ़ौरन से ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देती है। ये तो शुक्र है कि इन ग्रैंडपा के पास एंड टाइम पे हमारी क्यूट सी हीरोइन पहुंच आई थी। वो तो फ़ौरन से इनकी मदद कर देती है। वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो गए थे। सीधा आप ग्रैंडमा के पास आती है ये बताने के लिए कि क्या आपको पता है कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। ग्रैंडमा भी इसकी खुशी में खुश हो रही थी। वो तो हॉस्पिटल में ही एडमिट होती हैं। ग्रैंडमा तो इतनी ज़्यादा स्वीट होती हैं कि उन्होंने जो पैसे जमा करके रखे हुए थे वो तो अपनी पोती को ही देने लगी थी कि तुम्हारा जब दिल चाहे इन्हें खर्च कर सकती हो। दूसरी तरफ हमें यूजिया को दिखाया जाता है जो कि एक जगह को विजिट करने के लिए आया था। एक्चुअली में यूजिया जीरैन के ही बचपन का फ्रेंड है और अब्रॉड से वापस आने के बाद ही हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि मुझे जीरैन के बारे में पता चल जाए कि वो कहाँ पे है, मैं ज़रूर उससे मिलूँगा। अब जहाँ पे आया हो चक्कर लगाने के लिए आई थी, अपने बचपन की मेमोरीज़ को ही याद करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। वापसी पे होटल में ही अब शाओ मूसी के आने का ही वेट कर रहा था और ये देख के इसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। अब जैसे उससे मिलने के लिए पहुंची थी तो वो आगे से कह देता है कि क्या तुमने डेटिंग वगैरह करने के बारे में सोचा है कि नहीं। यही सुनना था, एकदम शॉक्ड ही रह गई थी कि आप मुझसे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। वो बता देते हैं कि मुझे एक पार्टी में जाना है तो अपने लिए पार्टनर की ज़रूरत है, सो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करोगी। लेकिन वो तो साफ मना कर देती है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। यूजिया को अपने असिस्टेंट के थ्रू पता चलता है कि उसने जिसके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है वो इसका क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है लिंग, जिसे कि गलती से इसने अपना ड्राइवर समझ लिया था। और अब इनकी भी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। एक अंकल होटल में कब से ही मिन्नतें किए जा रहे होते हैं कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, क्या आप लोग मुझे मेडिसिन ला के देंगे। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी मेडिसिन लाना अलाउ नहीं था तो वो मना कर देती है। अब जैसे ही इसे पता चला था ये तो फ़ौरन से ही उनकी मदद करने के लिए मेडिसिन लेने के लिए भाग गई थी। और इसे यहाँ से जाते हुए शामू भी देख लेता है कि इसे क्या हो गया, अचानक भाग के कहाँ पे जा रही है। इसने फाइनली वो मेडिसिन ले ली थी। एक्चुअली में इसके डैड की डेथ भी हार्ट अटैक होने की वजह से ही हुई थी और नहीं चाहती थी कि जैसे कि इसके पिता मरे थे वैसे ही कैसे किसी और आदमी की जान भी जाए। फ़ौरन से ही मेडिसिन ला के उस पर्सन को दे देती है। वो पर्सन तो यही कहने लगे थे कि जल्दी में ना तुम पैसे लेके जाना भूल गई थी मुझसे, जितने भी तुम्हारे पैसे लगे हैं ले सकती हो। ये तो अपनी पूरी अमाउंट लेती है। और यहीं पे ही एक लड़का जो कि पिक्चर्स क्लिक कर रहा था गलती से इसकी फ़ोटो भी बना ही बैठता है। अब जैसे ही पता चला था यूजिया को कि स्टे करने के लिए किस होटल में जीरैन रुकी हुई है, वो तो फ़ौरन से ही वहाँ पे पहुँच जाता है। और यहाँ की एक लड़की तो उस पर अपना दिल ही दे बैठी थी कि ये तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। यार ये तो खुश हो रहा था, इसने एक पज़ल बॉक्स मंगवाया होता है और किसी से कह के जीरैन के रूम में ही इसने भिजवा दिया होता है। ये हैरान होती है कि ये पज़ल बॉक्स मुझे किसने दिया होगा, ज़रूर सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि शाओमू का ही होना है। मैं अभी उससे जाके बात करती हूँ। अब इसे पता चल जाता है कि एक्चुअली में शाओमू ने तो इसे कोई भी गिफ्ट नहीं भिजवाया है। ऊपर से इस बेसमेंट में दोनों ही लॉक होके रह गए होते हैं। जैसा कि हर ड्रामे में होता है इनके फ़ोन की बैटरीज वगैरह भी ख़त्म हो गई थी। सो आज की रात तो इन्हें साथ में यहीं पे ही स्टे करना था। अब अंधेरा होने की वजह से गलती से तो इसने इसके सर पे ही टक्कर मार दी थी और बाद में इसे पकड़ के ब्लो करने के लिए भी आती है। वो इसे फ़ोन से साइड पे कर देता है कि चोट मेरी माथे पे लगी है ना कि आंखों में। और यहाँ पे एक कैंडल जला के बैठ जाते हैं। जीरैन जैसे ही शाओमू से रैट्स वगैरह का जिक्र करती है तो वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। एक्चुअली में उसे चूहों से डर लगता है और उसे डरा डरा के तो इसे और ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होता है।
नेक्स्ट डे अब जैसे ही स्टाफ आके बेसमेंट का डोर ओपन करता है तो सामने से अपने बॉस को एक लड़की के साथ सोया हुआ देख के एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। यार फ़ौरन से इसने अपना फेस तो छुपा लिया था और इधर ही शाओमू इनको ये न्यूज़ किसी के बारे में भी ना बताने को बोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब स्टाफ को पता चलता और ये न्यूज़ पूरे शहर में ना फैलती, ऐसे कैसे हो सकता था। ऐसे आग की तरह फैलती है खबर। असिस्टेंट भी यहाँ पे बॉस से पूछने लगा था कि वैसे मैंने तो सुना है कि आपकी वाइफ भी है और बच्चे भी हैं, आपने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। ये सुन के अब हमारा हीरो कह देता है कि लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई तो मेरी वाइफ और बच्चे कहाँ से आ गए, अपने काम से मतलब रखा करो। ये बेचारी जैसे ही शाओमू को देखती है तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करती तो है, बट ऐसा करना तो इसके लिए मुमकिन नहीं रहा था। मीटिंग में भी हर जगह इसे सिर्फ और सिर्फ जी रैन ही दिखाई दे रही होती है। अब ये माने या ना माने, ये तो जी रैन की तरफ अट्रैक्ट हो ही चुका था। ये तो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि शाओमू की नज़र इस पे ना पड़े। तभी कॉलीग के थ्रू इसे मालूम होता है कि कैसे अब आजकल होटल में रूमर्स फैले हुए हैं कि कैसे बॉस की एक वाइफ है और साथ में दो बच्चे भी। इसे गुस्सा आ रहा था कि ज़रूर बॉस ने ये न्यूज़ फैलाई होगी और वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हमारी शादी होगी और इवन के दो बच्चे भी हैं। इसे गुस्से में जाते हुए देख के शाम भी पीछा करने लगा था कि ये रैन को क्या हुआ है और फिर जल्दी से लिफ्ट भी दे ही देता है। खैर ये भी उसकी गाड़ी में आके बैठ के यही कहने लगी थी कि देखिए आप ना हमारे खिलाफ रूमर्स फैलाना बंद करें, हमारी शादी कब हुई और साथ ही साथ दो बच्चे भी हो गए, ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो अब क्या देता है कि लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। खैर साथ साथ ये भी अश्योर करवाता है कि जल्दी हमारे खिलाफ जो भी रूमर्स वगैरह फैले हैं ना सब कुछ बंद हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इसका गुस्सा तो अभी भी कम होने का नाम ले ही नहीं रहा था। अब यहाँ पे जैसे इसकी सीट बेल्ट नहीं खुल रही होती तो तभी शाओमू हेल्प करने के लिए आता है, तो दोनों काफ़ी क्लोज हो गए थे। हार्ट बीट फास्ट होते ही जी रैन तो वहाँ से भाग जाती है। एक्चुअली मैं ये तो एक जगह इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। यूजिया अपने प्रोजेक्ट की बात करने के लिए लिंग के पास आता तो है, बट वो मैडम बड़े ही नखरे दिखाती है। यही कहने लगी थी कि तुम अभी भी मेरा पीछा किए जा रहे हो, पता नहीं कब जान छोड़ोगे। जी रैन जिस जगह पे इंटरव्यू देने के लिए आई थी वहाँ का बॉस तो इसे काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब दिखाई देता है। अपना सिर्फ दूसरी एम्प्लॉयज़ को डांट रहा था काम गलत करने की वजह से, बल्कि इससे तो ठर्क वगैरह भी करने लगता है। इसे गुस्सा आ जाता है कि मैंने यहाँ पे जॉब नहीं करनी है और उसे ऐसे चिढ़ाती हुई वहाँ से चली ही गई थी। बहुत जल्दी अब लिंग मैडम को पता चल गया था कि ये मेरा पीछा नहीं कर रहा था, इवन के प्रोजेक्ट की बात करने के लिए आया है। अब जाके उसका मूड कुछ अच्छा होता है, लेकिन अब इसने भी मना कर दिया था कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने हैं। खैर बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद ही इसकी जी रैन से मुलाकात हो ही गई होती है। अब उसे जैसे ही पता चला था कि ये तो यूजिया उसके बचपन का फ्रेंड है और इतने अरसे बाद ही इसे मिलने के लिए आया है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दोनों ही अपनी पास्ट की मेमोरीज को ही याद करने लगे थे। नेक्स्ट ही हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक खड़ूस सी लड़की भी आई थी जो कि पहले तो अप्रोच हासिल करने की कोशिश करती है लूजिया से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम जो होता है, लेकिन वो तो इन्हें रिजेक्ट करता हुआ सीधे ही पहुंचता है जी रैन के पास। और ये देख के इस लड़की को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसकी मुझे इग्नोर करने की हिम्मत भी कैसे हुई। कॉल सुनने के लिए यूजिया जैसे ही साइड पे जाता है तो इन लड़कियों को इसे तंग करने का मौका मिल गया था, लेकिन इसी दौरान ही एक केक का पीस तो उसके कपड़ों पे ही आके गिर जाता है। वो अपना सारा गुस्सा ही जी रैन पे ही निकालने लगी थी, इवन के इस बेचारी को नीचे भी गिरा देती हैं। खैर ये कहाँ बर्दाश्त करने वाली होती है, एक ड्रिंक का गिलास तो उसने इसके मुंह पे ही दे मारा था। अब यहाँ पे जो भी फाइटिंग वगैरह हो रही थी असिस्टेंट ने आके शाओमू को बता दिया होता है, इससे पहले कि ये लड़की उसके ऊपर ड्रिंक गिराती तभी आके यहाँ पे शाओमू ने उसे प्रोटेक्ट कर दिया था। अब सारे फेस पे पानी लग गया था, तो वो जैसे इसकी आइज़ को यहाँ पे साफ़ करने की कोशिश करती है तो इसी बीच ही इसके डार्क सर्कल से सबको ही पता चल गए थे। अब बहुत ज़्यादा दिन रात जागने की वजह से ही इसकी आंखों के गिर्द इसके यहाँ हल्के आ गए थे। अपने इन स्याह हल्कों को देख देख के ये काफ़ी ज़्यादा ही हल्कान हो रहा होता है कि मैं कब से ही सबके सामने परफेक्ट बना फिर रहा था, अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे सारे एम्प्लॉयज़। अब एक तो जी रैन की वजह से इसका ये डार्क सर्कल से सबके सामने एक्सपोज होके रह गए थे। ऊपर से आके एक लेडी फ़ौरन से एक फ़ोटो दिखाती है कि आपको पता है कि ये देखें कैसे एक कस्टमर से जी रैन पैसे ही लेने की कोशिश कर रही थी।
अब बस फिर क्या था, जीरैन की शामत तो इसके हद तो आ ही चुकी होती है। वो इससे माफ़ी मांग रही थी कि मैं मानती हूँ कि मुझसे काफ़ी सारी गलती हुई हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, आइंदा के बाद ऐसी कोई भी मिस्टेक्स नहीं होंगी। लेकिन उसने तो इसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया था। कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है, ऐसे यहाँ से चले जाने को ही बोलने लगता है। वो भी गुस्सा करते हुए चली गई थी कि मैं भी आइंदा के बाद आपकी ये शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। उसके जाने के बाद ही ये जो कि कुछ राइट वगैरह करके आई थी पेजेस पे, नोट करता है कि एक पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर गिविंग मी। ये सब कुछ देख के अभी से बुरा लग रहा था कि क्या उसे यकीन था कि मैं उसे माफ़ कर दूंगा, और देखो मैंने उसे माफ़ नहीं किया। अब तो जीरैन पक्का पक्का मुझसे नाराज़ ही हो गई हो। अब ये जैसे अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रही थी तो तभी एक ट्रक इसे हिट करने ही वाला होता है। अब इसके पीछे पीछे तो शाओमू भी आया था, इससे पहले कि वो फ़ौरन से भाग के आके इसकी मदद करता। शाओमू के जाने से पहले ही जूजिया ने आके जीरैन की मदद कर दी थी, और ये देख के तो शाओमू का फेस ही लटक जाता है। जीरैन ने यूजिया को सारी बात का बता दिया था कि कैसे उस खड़ूस बॉस ने मेरी एक भी नहीं सुनी है और मुझे जॉब से फायर कर दिया है। अब यहाँ पे बेचारी काफ़ी ज़्यादा दुखी भी लग रही होती है, तो वो इसे तसल्ली ही देने लगा था कि डोंट वरी, मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी तुम्हें अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। घर जाने की बजाय ये तो सीधा ग्रैंड माँ के पास ही रात को स्टे करने के लिए आ गई थी। लेकिन अब चूँकि पेशेंट के पास किसी को भी सोना अलाउ नहीं था, यहाँ पे नर्स से तो इसे डांट पीट खानी ही पड़ जाती है। अब नेक्स्ट ही शाओमू ने जिसके साथ अपना प्रोजेक्ट साइन करना था, अब उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि यूजिया ही होता है। अब ये तो जेलिस फील कर रहा था कि आखिर को रात को इसने जीरैन के पास यूजिया को जो देखा था। अब यूजिया तो यही कंडीशन रखता है कि अगर आपको मेरे साथ प्रोजेक्ट पे साइन करने हैं तो उसके लिए हर हाल में आपको जीरैन को जॉब पे वापस रखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा। लेकिन ये जो अभी जरा भुना बैठा होता है कि ये आखिर को उसकी इतनी ज़्यादा साइड क्यों ले रहा है, ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो होगा। इसलिए फ़ौरन से मना कर देता है कि मैं तो उसे बिल्कुल वापस नहीं रखने वाला हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने हैं तो ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वही वाले अंकल जैसे कि मेडिसिन्स लेके देने में जीरैन ने मदद कर दी थी, वो आज शाओमू को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रहे होते हैं कि अगर वो लड़की मेरी मदद ना करती, तुम्हारा स्टाफ बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तो आज पता नहीं मैं ज़िंदा भी होता कि ना। अब ये सब कुछ सुन के शाओमू तो गिल्टी ही फील कर रहा होता कि ऐसे ही खामा में मैंने जॉब से फायर कर दिया, हालांकि वो तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा मदद करती थी। बाकी सीसीटीवी कैमरा में उसने सारे एविडेंसेस वगैरह देख ही लिए होते हैं, उसे काफ़ी सारी कॉल्स मिलाता है, लेकिन ना इसकी कॉल तो पिक नहीं करने वाली थी जीरैन। जीरैन पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आती है, लेकिन इसका कोई भी काम किसी को पसंद आ ही नहीं रहा होता। इसे आज के दिन फिर से जॉब से फायर कर देती है। बेचारी फिर किसी जगह पे डिलीवरी करने के लिए भी आई थी। अब तभी इसकी नज़र एक एम्प्लॉय पे पड़ती है जो कि शॉप के बाहर ही अपने ऑनर से फाइट करके इस जॉब को ही ख़त्म करके चली गई थी। अब ये फिर उनसे बात करने के लिए आती है कि क्या मैं आपके यहाँ जॉब कर सकती हूँ, तो वो तो फ़ौरन से ही मान गए थे। बहुत जल्दी से रियलाइज़ हो गया था कि वो लड़की क्यों गुस्सा करके गई थी, क्योंकि ये वाले बॉस जो होते हैं ना, तो एक नंबर के ठरकी बंदे थे। मतलब कोई बहाना तलाश कर रहे होते हैं इसे टच करने का, और ये सब कुछ तो दूर खड़ा हमारा हीरो भी देख ही रहा होता है। वो एक्चुअली में जीरैन से बात करने के लिए आया था, इवन के माफ़ी मांगने के लिए भी। अब उसकी बिक्री नहीं हो रही होती है तो कुछ गर्ल्स को हायर करते हैं कि जाओ, ना सिर्फ उससे ये ड्रिंक्स वगैरह लो, बल्कि एक मफलर भी उसने दे दिया था कि उसे ठंड लग रही होगी। कितना ज़्यादा स्वीट है ना ये। यार बहुत जल्दी उसकी ये चोरी पकड़ी जाती है कि कैसे ही चोरी चोरी उसने इस पर नज़र रखी हुई है। क्या अभी भी उसने उसे माफ़ नहीं किया था, और बाकी सारी जो बातें होती हैं अपनी बेस्टी से भी शेयर करती है कि कितना ज़्यादा खड़ूस है ना शाओमू, लेकिन फिर भी मुझे मनाने की हिम्मत कैसे हुई उसमें। अगले दिन वो तो इसके शॉप का ही कस्टमर बन के पहुँच आया था। अब फिर तभी ये जो साहब होते हैं, मीन के जो इसके बॉस होते हैं, उसका ठरकपन तो कम होने का नाम नहीं ले रहा होता, जैसे इसे बदतमीज़ी कर रहा था। तो तभी ऊपर से ये सब कुछ जो कि कब्जे नोट कर रहा होता है, शाओमू से बर्दाश्त नहीं होता है। वो आके उसे थप्पड़ मार के कुछ पैसे उसके मुंह पे ही मारता है कि देखो आइंदा के बाद इसे तंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी तुमने एडवांस में सैलरी वगैरह दी थी ये रही तुम्हारी। अब इसे ही लेता हुआ बाहर पहुंच आया होता है। वो कह देती है कि आप यहाँ से चले जाओ,
मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। हालांकि वो अपोलोजाइज़ करते हैं कि मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ऐसे ही खामा में जॉब से फायर कर दिया था, लेकिन ये तो उसे माफ़ नहीं करने वाली होती है। अब जैसे ही वहाँ से जाता है तो पीछे मुड़ कर देखने ही लगी थी कि शाओ मोबिना पता नहीं खुद को क्या समझता है, क्या थोड़ी देर और यहाँ पर रुक के मुझसे अपोलोजाइज़ नहीं कर सकता था। इसका मतलब है कि मुझसे माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। अब जैसे ही बस में बैठ कर जा रही होती है तो तभी कुछ लड़कियां कहती हैं कि वो देखो एक बॉय माफ़ी मांग रहा है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? खैर ये कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ही होता है, जो कि इसी के लिखे हुए ही पेजेस को दिखा के बार बार माफ़ी मांग रहा था। यही कह रहा होता है कि आइंदा के बाद कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, क्या तुम काम पे वापस आ सकती हो। खैर वो अब इतनी सिंसियरिटी के साथ इससे अपोलोजाइज़ कर रहा था तो इसे भी माफ़ करना पड़ जाता है। दूसरी तरफ ही हमें यूजिया को दिखाया जाता है, जिसने कि अपना कॉन्ट्रैक्ट लिंक के साथ साइन कर लिया था। चलो इनके बीच भी एक डील फाइनल हो ही गई। अब फिर हमें होटल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक ओल्ड मैन तो अपने आप पे से ही बाहर नज़र आ रहा था। उसे 5 स्टार होटल में हॉट पॉट चाहिए था और सारे ही कह रहे होते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारे मेन्यू में वो शामिल नहीं है, तो हम कैसे आपको ला के दे सकते हैं। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तभी एंट्री होती है जीरैन की। अब जो कि पहले सारे बहुत ही बुरे से फेसेस बना के खड़े थे, अचानक ही जीरैन को अपने सामने देख के कि वो दोबारा से जॉब करने के लिए पहुंच आई है, इनके फेस तो खुशी के मारे खिल उठते। लिंक तो शाओमू का इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, फिर से किसी बहाने से इससे मिलने के लिए आ गई होती है। वो जानता था कि इसका कॉन्ट्रैक्ट यूजिया के साथ साइन हो गया, इसलिए इसे कह देता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा होटल इतना वैल्यूएबल नहीं है। देखो तुम्हारा जो एक क्लाइंट है वो आपके ही होटल में रहने की बजाय हमारी जगह पे स्टे करने के लिए आया है। यही सुनना था, ये तो अब गुस्सा करने के लिए पहुंच आई थी यूजिया के पास कि तुम हमारे होटल भी तो आ सकते थे, बट यहाँ पे क्यों स्टे किया हुआ है तुमने। फिर हमें इनके एक और कस्टमर पे भी नज़र पड़ती है, जिसे कि उसकी शायद कि गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया था और वो यहीं पे खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा होता है। इसे बचाने के चक्कर में ये भी अब मन घड़त कहानी बनाने ही लगी थी। ईरैन कह देती है कि हाँ मैं भी जिस लड़के को पसंद करती थी वो ना सिर्फ शादीशुदा निकला बल्कि उसके तो दो बच्चे भी हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारी तरह मुझे भी यहाँ से कूद के मर जाना चाहिए। अब किसी न किसी तरह से बातों से बहलाने की कोशिश करती है। अब इस बंदे ने तो खुदकुशी करने पे अपना जो प्लान बनाया था वो गिव अप कर दिया होता है और यही देखते देखते ही ऊपर से शाओमू की भी एंट्री हो गई थी। वो आगे से डांटने ही लगा था कि जब देखो कोई ना कोई गड़बड़ी किए ही रखती हो, पता नहीं यहाँ पे तुम रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करती हो। खैर इसकी बातों का तो इस पर कोई भी असर नहीं होता है, लेकिन फिर बाद में गुस्सा भी करने ही लगी थी कि ये क्या बात हुई। मैं जब भी शाओमू की मदद करने का सोचती हूँ या फिर उनके होटल की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूँ, वो उल्टा मुझे अप्रिशिएट करने की बजाय सिर्फ गुस्सा ही किए जा रहा होता है। खैर इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, उससे अपोलोजाइज़ करता है और ये भी कह देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे लिए एक ट्रेनर को ही मैं चूज़ करता हूँ। साथ साथ इसके स्टे करने के लिए उसने एक और जगह का भी बंदोबस्त कर दिया था। अचानक इसके हाथ पे चोट लग जाती है। अब शाओमू को तो इसकी केयर करने का मौका मिल गया था और ये वाला गेस्टर तो इधर जीरैन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब जो रूम उसने इसके लिए सिलेक्ट किया था वहाँ पे तो फायरवर्क्स भी इन्हें देखने को मिलती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन होता है ये। इसकी ट्रेनर तो काफ़ी ज़्यादा ही सख्त थी, बहुत ही खड़ूस किस्म की लेडी होती है। बेचारी को तो खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। अब खाना खाते हुए भी अपना काम कर रही थी, तो यही देखते देखते शाओमू आता है जो कि कह देता है क्या मैंने नोट किया है कि तुम बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रही हो, सो क्यों ना आज का लंच मेरी तरफ से। वो तो साफ मना करती हुई वहाँ से चली ही गई थी। पहले ही उसे गुस्सा था कि देखो कैसे इसने सारा काम मेरे सर पे ही थोप के रखा है। अब इसका मूड फ्रेश करने के लिए इसकी सारी कॉलीग्स आके एक पर्सन से मिलवाती हैं जो कि यहाँ के सिक्योरिटी में ही काम करते हैं और ये वाले अंकल काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। सारे मिलके ही खूब सारा इंजॉय करते हैं। अब सपने में भी इसे सिर्फ और सिर्फ शाओमू ही दिखने लगा था, जो कि आके ये कह रहा होता है कि देखो मेरी तरह तुम्हारी आइज़ के भी इर्द गिर्द ये डार्क सर्कल्स आ गया है। यही सपना देख के ये बेचारी तो बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी कि नहीं अब तो मैं उसे मना कर दूंगी कि मुझे इतना ज़्यादा काम मत दीजिएगा। नेक्स्ट डे जैसे उसके ऑफिस पहुंची होती है, यहाँ पे इसे थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि ये बंदा इतना ज़्यादा परफेक्ट क्यों है। यही सुनते सुनते पीछे से शाओमू भी आ जाता है कि तुम अभी क्या बड़बड़ा रही थी। अब वो तो जीरैन को साथ ही साथ खुद को सर्व करने को ही बोलने लगा था कि मैं भी देखूं कि तुम्हारी ट्रेनिंग आखिर को किस हद तक सही जा रही है, और फिर से इसके काम में कोई ना कोई नुक्स निकाल देता है। वो भी अब गुस्सा करती हुई चली ही जाती है।
फिर यहीं पे एक और फ्रेंच आदमी की एंट्री होती है। अब इसे तो फ्रेंच बोलना नहीं आती थी, लेकिन बस उसके हर सवाल पे यही जवाब हाँ हाँ देती रहती है। और जब इससे पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो ये भी आगे से हाँ कह देती है। अब फ्रेंच की तो इसे समझ नहीं आ रही थी। अब यही देखते देखते ही ऊपर से शाओमू भी आ गया था। वो तो इसे कह देता है कि नहीं, इसका तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, और यही कह के इस फ्रेंच बंदे को तो उसने वहाँ से भगा दिया था। और इसे पकड़ के साइड पे लेके आता है कि देखो, हर सवाल के जवाब में हाँ कहना सही नहीं होता है। बॉस ने तो इसे रात को खुद से मिलने का भी कह दिया था कि मैं तुम्हारी आके ये प्राइवेट सर्विसेज वगैरह चेक करूँगा। अब ये समझ रही होती है कि कहीं बॉस के इरादे गलत तो नहीं लग रहे हैं। खैर कोई नहीं, उन्हें भी मैं सबक सिखा ही दूँगी। अब जैसे ही वो इससे मिलने के लिए आते हैं, ये तो उनसे फ्लर्ट करना ही शुरू कर देती है। और इसी चक्कर में इसने बॉस को ऐसी जगह पे चोट लगवाई थी कि अब तो उनका हिलना भी मुश्किल हो रहा था। अब इसे समझ आती है कि बॉस प्राइवेट सर्विसेज की ये बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो कुछ और ही था। बेचारी बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस फील करती है। अब यहाँ पे तो शाओमू से चलना ही मुश्किल हो रहा था कि ये लड़की तो मेरी समझ से बाहर है। अब इसे बाद में इनविटेशन कार्ड मिलता है, किसी पार्टी में ही जाना था, और खुद जाने की बजाय अपनी जगह पे ही ये जी रैन को ही जाने का बोल देता है कि वहाँ पे पल पल की खबर मुझे देती रहना, ठीक है। वो भी मान गई थी कि ओके। अब नेक्स्ट सीन में उसे पार्टी में ही दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जो कुछ भी एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही थी, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके अपने बॉस को सेंड तो करती ही रहती है। और कोइंसिडेंटली इसकी मुलाकात यूजिया से भी हो गई थी। उसे देख के हैरान तो थी ही सही। अब यहीं पे हमारी नज़र लिंक पे भी पड़ती है, जो कि बिजनेस मीटिंग के लिए पहुंची होती है। बेचारी हाई हील्स पहन के जैसे ही थक हार के नीचे बैठती है, तो तभी शामू इसे देखता हुआ आ गया था। खैर वो इसे अकेला कैसे छोड़ सकता था। इसकी ये कंडीशन देखते हुए फ़ौरन से कह देता है कि चलो मेरे साथ, लेकिन ये जाने से मना कर देती है कि अभी कुछ गेम्स वगैरह स्टार्ट हो रही हैं, और वो खेले बिना तो मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाली हूँ। और उसका इनकार सुन के तो ये बहुत ज़्यादा ही हाइपर हो गया था। खैर ये कहाँ मानने वाली होती है। जैसे ही जा रही थी तो इन पर नज़र लिंक भी पड़ती है। अब लिंक यही सोच रही होती है कि ओह, तो इस लड़की की वजह से शाओमू मुझे इग्नोर कर रहा है, इन्हें तो मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। यार इन गेम्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी। जैसे ये कपल बनने को कहा जाता है, तो ये जूजिया का ही हाथ पकड़ के स्टेज पे आती है। तो इसके पीछे शाओमू भी आ गया था। वो तो जेलिस फील कर रहा था। अब फिर इसके पीछे पीछे लिंक की भी एंट्री हो जाती है। सो इस तरह से इनके दो दो पेयर्स बन गए थे। अब ये गेम्स वगैरह खेलना शुरू कर देते हैं। आंखों पर कुछ पट्टी बंधी हुई थी, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मार मार के बर्था बना देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये चारों खाना खाने के लिए भी आ ही गए थे। अब जैसे ही नोट करते हैं कि कैसे यूजिया इसे खाना सर्व कर रहा है, जेलिस फील करता हुआ उठ के फिर उसे खुद खाना ही देने लगा था। अब अचानक ही इसके डार्क सर्कल्स भी अपीयर हो गए थे। यही देखना था कि वो फिर अब फौरन से इसे लेता हुआ साइड पे ही पहुंच जाता है। इसके डार्क सर्कल्स को तो इधर जीरैन ने कवर कर दिया था। उसे थैंक यू बोलने के साथ साथ जैसे ही कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज देखो मैंने गेम्स खेलनी थी और आपकी वजह से सब कुछ ख़राब होकर रह गया। इसलिए अगर वाकई में चाहते हैं कि मुझे घर ड्रॉप करें, तो आपको मेरे साथ आज बस पे ही चलना पड़ेगा। ये भी मान ही जाता है कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो। इधर यहाँ पे यूजिया की हालत ख़राब होती है। वहीं पे लिंक का भी फेस लटका हुआ था कि उस लड़की की वजह से कब से ही शाम मुझे क्यों इग्नोर किए जा रहा है। और इनकी बातों के से हमें इतना भी मालूम हो जाता है कि जैसे यूजिया भी बचपन से ही पसंद करता है जीरैन को, लेकिन यही सोच रहा है कि काफ़ी जल्दी मैं उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लूँगा। हो सकता है कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। ये साहब भी बस में आ तो गए होते हैं इससे पहले के नीचे गिरते, तभी जीरैन इसे पकड़ लेती है। खैर बैठने के लिए इन्हें फाइनली सीट मिल गई थी। ये तो सॉन्ग सुनते सुनते सो जाता है। जैसे वो पीछे से अपना हाथ रखती है, तो उसका ये गेस्चर तो शाओमू को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पे तो इन दोनों की आंख लग गई थी और दोनों ही अपने स्टॉप से काफ़ी आगे आ गए थे। ये तो इसी पे ही गुस्सा किए जा रही होती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ऊपर से हील्स पहनने की वजह से इसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। और जैसे तैसे करके एक छोटी सी गाड़ी का बंदोबस्त तो शाओमू ने इसके लिए कर दिया था और खुद ही चला के फिर इसे लेके जाने लगता है। यहाँ पे वो भी इसे अप्रिशिएट करती है कि वैसे तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। खड़ूस बनने की बजाय हमेशा ऐसे ही स्वीट से बने रहा करो। अब ड्रंक होने के बाद लिंग ने जो हरकतें की थी ना, उसकी वजह से यूजिया को तो इसे बांध के ही रखना पड़ गया था। बेचारे को खामखा में थप्पड़ भी पड़ जाता है कि तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। होटल में ही हर एक को एक घोस्ट दिखाई देने लगा था और आहिस्ता आहिस्ता ये बातें तो पूरे होटल में फैली चुकी होती हैं। सारे ही रूमर्स फैलाना स्टार्ट कर देते हैं कि ज़रूर ये वाला होटल किसी कब्रिस्तान के ऊपर ही बना होगा, तभी ऐसा हो रहा है।
अब यही सारी बातें तो वो जीरैन को भी बताते हैं। बाद में जीरैन एक काम के सिलसिले में साइड पे ही गई थी, वहीं पे नोट कर दिया कि एक बंदा इस फ्रेंच पर्सन से बहुत ही बदतमीजी कर रहा है, इसने तो उसे अच्छा खासा ही सबक सिखा दिया था। और ये बात इस फ्रेंच मैन को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। यार आहिस्ता आहिस्ता ही वो भूत वाले रूमर्स तो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ने लगे थे। अब जो भी छोटा मोटा काम होता है सारे डर जाते हैं कि उसे घोस्ट नहीं किया होगा, और बस इसी वजह से ही इनके होटल की रेपुटेशन भी अच्छी खासी डाउन हो गई थी। फ्रेंचमैन तो यहाँ से जाने से पहले जीरैन की तारीफ शाओमू के सामने करना बिल्कुल भी नहीं भूलता है कि देखो इसकी वजह से मेरी कितनी ज़्यादा मदद हुई थी। अब यहाँ पे जैसे वो इसे हक करने की कोशिश करता है तो जेलिस फील करता हुआ सामने से शाओमू ही आ गया था। खैर उसे भी मालूम हो गया था कि कैसे होटल में आजकल ये घोस्ट वगैरह के ही रूमर्स फैले हुए हैं। वो सबको इन सारी चीज़ों से बास रहने को ही बोलने लगा था कि जबकि भूत वगैरह ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, तुम लोग ऐसे कैसे कह सकते हो। खैर यहाँ पे ये नोट करती है कि कैसे उसकी बैक में भी काफ़ी ज़्यादा पेन है। ये अब अपना मसाज करवाना चाहता था और इसे सिर्फ और सिर्फ जीरैन की ज़रूरत होती है। अब जैसे असिस्टेंट के थ्रू इसे पता चलता है कि जीरैन आज अपने फ्रेंड के ही रूम में गई हुई है, ये तो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही भड़क गया था कि इस वक्त उसका काम होता है ड्यूटी करना और वो अपने फ्रेंड से मिलने जाने का कैसे सोच सकती है। अब अगर हमें दिखाया जाए जूजिया को, तो उसने पक्का पक्का इसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का डिसाइड कर लिया था। काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स किए होते हैं, लेकिन ये सारी बात समझ तो चुकी थी, लेकिन अपना फ्रेंड भी उसे मानती होती है। इसके अलावा तो उसके दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कि इन सारी बातों से उसे कोई फ़र्क ना पड़ा हो। और यही देखते देखते ही ऊपर से शाओमू भी आ गया था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, इस वक्त तो तुम्हें अपनी ड्यूटी देनी चाहिए ना। और वो इसका हाथ पकड़ता हुआ साइड पे। अब यहाँ पे जाते जाते अचानक ही इन्हें एक रूम में से आवाज़ें आना ही शुरू हो गई थी। जैसे ये आगे जाके देखते हैं तो एक बंदा ही सो रहा था। पहले तो ये डर गए थे। एक्चुअली में वो शाओमू के ही होटल में पहले काम किया करता था। किसी रीज़न की वजह से उसे फायर कर दिया गया, रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी, तो वो चोरी चोरी यहाँ पे ही रहने के लिए आ गया। क्या शाओमू से पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो तो वहाँ से भाग ही जाता है। जैसे तैसे करके इसे अपनी रेपुटेशन भी बचानी ही थी, इसलिए आज फाइनली कॉल करके ये फिर लिंग को खुद से मिलने के लिए बुलाता है। और लिंग को गलतफहमी हो जाती है कि जैसे फाइनली उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास हो गया और वो मुझसे अपने लव की कन्फेशन करेगा। अब जैसे ये काम की बात करता है, यही सुनना था, लिंग के तो सारे अरमानों पे पानी फिर जाता है। उसने तो इससे अपना बदला लेने का सोच लिया था। इसने मुझे रिजेक्ट किया है, इस बात को तो मैं बिल्कुल भी इसे माफ़ नहीं करूँगी। खैर वो सारा का सारा कसूरवार तो इधर जीरैन को ही मान रही होती है कि उसे लड़की की वजह से ही ये मुझ पे फोकस नहीं कर रहा है। ये पहले उसे अपने लव की कन्फेशन करता है, लेकिन जीरैन कह देती है कि देखो मैं सिर्फ तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, वरना कि हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है। वो कह देता है कि नहीं नहीं, मैं तो जस्ट प्रैक्टिस कर रहा था, एक्चुअली में मैं तो किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। ये पूछ लेती है कि अच्छा बताओ फिर किसे पसंद करते हो। ये कह देता है कि मैं तो लिंग को पसंद करता हूँ, तुम्हारे सामने ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था कि उससे फिर अपनी फीलिंग्स कैसे कन्फेस करनी है। अब यहाँ पे लिफ्ट में अचानक ही इसकी उसी घोस्ट वाली लड़की पे नज़र पड़ गई थी। लिंग बेचारी तो भाग जाती है। अब जैसे ही ये देखते हैं कि कैसे लिंग भाग के जा रही है, तो फ़ौरन से ही ये यहाँ पे जूजिया को उसके पीछे जाने को ही बोलने लगी थी कि इस सिचुएशन में तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, देख लेना कि वो फिर कैसे तुमसे लव करने लगेगी। अब ये जैसे ही देखती है कि एक कोने में वही भूतिया लड़की बैठी हुई है, तो उससे बात करने के लिए आती है। एक्चुअली में ये कोई घोस्ट नहीं थी, बल्कि एक कस्टमर की ही बैठी होती है। इसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हैं, तो इसे उनकी तवज्जो ही चाहिए थी, और बस उन्हें ढूंढने के लिए ऐसे ही फिर दिन को निकल भी आती थी। हालांकि बाल भी समेट के नहीं रखे होते हैं, मॉम तो इस पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती हैं। खैर ये फिर उसे खाना खिलाने के लिए लेके आ जाती है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले सकती हो, और वो मैंगो केक ही इधर सिलेक्ट करती है, जिसके खाने के बाद ही इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। अब इसकी मॉम भी आ गई थी, सारे ही इसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगती हैं। एवन के उनके पीछे पीछे शामू भी चला ही गया था इस न्यूज़ के बारे में। अब जैसे ही यहाँ पे लिंग को मालूम हुआ था, सो उसका शाओमू से बदला लेने का टाइम आ गया होता है। स्पेशली कि जीरैन को उसने उसकी कंपनी से ही बाहर भिजवाना था, इसलिए फ़ैसला कर लेती है कि अब तो मैं रूमर्स फैला दूंगी कि ना सिर्फ उनके होटल में गोस्ट वगैरह है, देखो वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं कि उनकी एम्प्लॉय की वजह से कैसे एक ज़िंदगी ख़तरे में है। खैर डॉक्टर तो कह देते हैं कि अभी ख़तरे वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता था ना कि उसे मैंगो से एलर्जी है, फिर भी उसे वो केक खिलाने की क्या ज़रूरत थी। ये बेचारी काफ़ी ज़्यादा ही परेशान बैठी होती है कि पता नहीं वो छोटी लड़की कैसी होगी। शाओमू तो चला गया था, लेकिन यहाँ पे इसे नहीं लेके गया होता है।
तभी इन सारी न्यूज़ के बारे में तो यूजिया को भी मालूम हो गया था। वो इसे परेशान ना होने को कहता है कि काफ़ी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल में 2 पर्सन्स की एंट्री होती है जो कि किसी और के भेजे हुए नहीं बल्कि लिंक ही होते हैं। एक्चुअली में वो तो यही चाहती थी कि जैसे तैसे करके ये वाली लेडी अपनी बेटी की इतनी जान खतरे में डालने के लिए जीरैन पे केस वगैरह कर दे, जिसके बाद ही उसे सबक मिल जाएगा। मीन के वो खुद ही कंपनी से रिज़ाइन दे के चली जाएगी या फिर उसे कंपनी से फायर कर दिया जाएगा। यही सारा प्लान होता है इस मैडम का कि इस तरह से ही वो जान छुड़ा के शाओमू की ज़िंदगी से जा सकती है, तभी तो मुझे मौका मिलेगा उसके करीब जाने का। अब इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए शाओमू भी काफ़ी ज़्यादा ही परेशान होता है, स्पेशली कि खुद ही जीरैन ने अपने फ्रेंड्स के हाथों रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया था। ये बात करने के लिए आता है इन लेडी के पास कि देखें इतना भी मसला नहीं है जितना कि आप उसे बढ़ा रही हैं, हमारी बात समझने की कोशिश तो करें। उसे नहीं पता था कि आपकी बेटी को मैंगो से एलर्जी है, लेकिन ये मैडम होती हैं कि अपना नखरा ही दिखाई जा रही थी। फिर उसके जाने के बाद ही इसकी बेटी बता देती है कि मॉम असल में सारी गलती मेरी ही है, मैं चाहती थी कि मुझे बस आपकी अटेंशन मिले। जानती थी कि आप मुझे कभी भी मैंगो नहीं खाने देती हैं, इसलिए सोचा कि एक दफ़ा ट्राई करने में क्या हर्ज है। हालांकि उस लेडी का कोई कसूर नहीं है, वो मैंगो केक मैंने ही चूज़ किया था और तबीयत भी अपनी इसलिए ही ख़राब कर ली ताकि आपको कुछ तो मेरा एहसास होगा, आप मेरे साथ ही टाइम बिताएंगी, यही सुनना था। मोम तो एकदम सरप्राइज रह गई थी कि इसका मतलब है कि उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसे ही खामखा में मैं ही हाइपर हुए जा रही हूँ। अगले दिन तो जीरैन से बर्दाश्त नहीं होता है, वो खुद ही इस छोटी बच्ची का हालचाल पूछने के लिए आती है। ये भी अपोलोजाइज़ करने लगी थी कि मेरी वजह से आपको कितनी ही तकलीफ़ सहनी पड़ी है। वो कह देती है कि कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। अब ये सारी बातें तो पीछे खड़ी मॉम ने सुन ली थी। वो फ़ौरन से ही उन्हीं 2 पर्सन्स को कॉल करती है कि मुझे किसी पे कोई भी शो नहीं करवाना है, इसलिए जो भी केस वगैरह आप कह रहे थे ना, मैं बिल्कुल भी उसके हक़ में नहीं हूँ और अपनी सारी जो भी मीडिया वालों को आप लोगों ने रिपोर्ट दी हुई है वो वापस ले लें, मुझे अब किसी को कुछ भी नहीं कहना है। फाइनली इनका ये वाला मसला तो हल हो गया था। इस तरह से अब इसे कंपनी में दोबारा से ही दिखाया जाता है। यहाँ पे तो इसके बोनस में भी इजाफा कर दिया था हमारे हीरो ने, और ये देख के जीरैन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। थोड़ी देर के बाद इसे मालूम होता है कि इसकी ग्रैंड माँ नर्सिंग होम से चली गई हैं। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी कि वो कहाँ जा सकती हैं, उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और फाइनली तलाश करते करते इसकी नज़र ग्रैंड माँ पे पड़ी गई थी और ये उन्हें बैक हग करके इमोशनली हो जाती है। ये सारा सीन तो शामू भी देख रहा था। एक्चुअली में उसे जैसे ही पता चला था कि इसकी ग्रैंड माँ गुम हो गई हैं, वो भी उसके साथ ढूंढने के लिए ही आया होता है। अब हालांकि ग्रैंड माँ को कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन ये याद था कि उनकी पोती को डम्पलिंग्स वगैरह पसंद है, इसलिए खुद ही उन्होंने बना ली थी। अब अपनी ग्रैंड माँ के बारे में ही शामू को बता रही होती है कि वो मेरी बायोलॉजिकल ग्रैंड माँ नहीं है, बल्कि मेरे डैड खुद ही इन्हें घर पे लेके आए थे। एक्चुअली में उनका आगे पीछे कोई भी नहीं था। वो तो मुझसे अपनी ग्रैंड माँ से भी ज़्यादा ही प्यार करती हैं। अब जब मेरे डैड की डेथ हुई तो उसके बाद मैं बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। तब मेरा साथ देने वाली सिर्फ यही ग्रैंड माँ ही थी। अब हमें चाहे एक टाइम का मिलता या फिर ना मिलता, हम साथ में ही गुजारा करती थी। हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने मेरा साथ दिया। अब देखिए उनकी तबीयत कितनी ज़्यादा बिगड़ गई है। मैं तो यही प्रे करती हूँ कि काश वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए और मैं उनके साथ हैप्पी लाइफ गुजारूँ। इसे अपसेट देख के वो फिर तसल्ली देने लगा था। इसकी बातें सुनने के बाद ही यहाँ पे शाओमू को अपनी मॉम की याद आ गई थी कि कैसे वो भी इससे कितना ज़्यादा लव करती थी, और अचानक एक दिन वो इसे और इनके डैड को छोड़ के चली गई। उनकी डेथ हो गई। ये तब काफ़ी ज़्यादा ही अकेला हो गया था। खैर इस वक्त तो इसे इसी बात की ही खुशी होती है कि चलो अगर मेरे पास मेरी मॉम नहीं है तो मेरा ख्याल रखने के लिए जीरैन तो है ही सही। अब जीरैन मैडम तो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो गई थी। अब इसे संभालना तो शाओमू के लिए मुश्किल ही हो गया होता है। वो इसे इसके रूम में लेके जाना तो चाह रहा होता है, लेकिन वो तो आगे से साफ मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आज की रात शाओमू के रूम में ही स्टे करूँगी। और जैसे ही उसके कमरे में आई थी यहीं पे ही उसके गले लग के सो जाती है। वो भी फिर अपने बेड पे बड़े प्यार से इसे लिटा देता है। अब जैसे ही अगले दिन इसकी आंख खुलती है तो खुद को शाओमू के रूम में देख के एकदम सरप्राइज रह गई थी। और मज़े की बात ये होती है कि रात को ड्रंक होके इसने जो भी हरकतें की थी इसे कुछ भी याद नहीं होता है। जैसे ही ऊपर से शाओमू आया था ये तो अब एम्बेरस फील करती हुई वहाँ से भागी गई थी।
अब जीरैन के फ्रेंड्स तो उसके इर्द गिर्द इकट्ठी ही हो गई थी कि हमें सच सच बताओ कि तुम्हारे यार बॉस के बीच क्या चल रहा है। रात को कितनी ज़्यादा जिद कर रही थी ना कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उनके रूम में ही सोना है। अभी उन्हें अश्योर करवाती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जैसा कि आप समझ रही हो। नेक्स्ट डे पहुंची थी शामू के ऑफिस। अब वो तो यही सुनना चाहता था कि शायद इसे कुछ तो याद होगा जो रात को इसने हरकतें की थी, लेकिन ये तो साफ मना कर रही होती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अब अपनी गलती मानने से भी इनकार कर दिया था इसने। इसी बात का ही तो सबसे ज़्यादा शाओमू को गुस्सा होता है कि इतनी बड़ी बात ये कैसे भुला सकती है। मीटिंग में एक प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ था, इसने सिर्फ और सिर्फ इसी के ज़िम्मे ही लगा दिया होता है। और ये सब कुछ देख के अब इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं लगता है कि बहुत ही बड़ी चीज़ मिस कर रही हूँ। मुझे हर हाल में उसके बारे में पता चलाना है। नेक्स्ट सिक्योरिटी अंकल के पास आ गई थी, उन्हें थोड़ी बहुत रिश्वत देती है और फिर सीसीटीवी कैमरा में ही देख लेती है। एक्चुअली में जब ये लिफ्ट में शाओमू से लेके जा रहा था तो तब उसने इसे किस कर दी थी। अब ये देख के इसे अच्छा तो लग रहा होता है क्योंकि इसके दिल में भी शाओमू को लेके फीलिंग्स डेवलप जो हो गई थी। अब अगर बात की जाए यूजिया की तो वो बेचारा मजनू ही बना बैठा था कि बचपन से लेके आज तक मैं जीरैन को पसंद करता आया हूँ और देखो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना छोटा भाई ही मानती है। ये क्या बात हुई। यार फिर नेक्स्ट डे कोई बात करने के लिए पहुंची तो होती है कि शायद शाओमू को खुद ही मैंने कहा होगा कि मुझे किस करो, तभी उन्होंने की, लेकिन इसके मुंह से कोई वर्ड्स निकल ही नहीं रहे होते। और ये बेचारा मन में ही सोच रहा होता है कि अगर मुझसे कुछ बोलने के लिए आई हो तो बोल क्यों नहीं देती हो, यूं चुप क्यों खड़ी हो। बहुत ज़्यादा हिम्मत इकट्ठी करने के बावजूद भी ये कुछ भी नहीं फूटती है और फिर फ़ौरन से ही वहाँ से चली ही गई थी। अब नेक्स्ट इन्हें उन्हीं अंकल के पास बैठे हुए दिखाया जाता है जो कि आज अपनी लव स्टोरी ही इन सारी कॉलीग्स को सुना रहे थे। ये भी बताते हैं कि उनकी एक प्रीटी सी वाइफ भी थी जो कि शायद गुम हो गई थी। खैर कोई नहीं है, मैं तो इस होटल में इसलिए काम कर रहा हूँ कि हो सकता है कि एक न एक दिन मेरी मुलाकात उनसे हो जाएगी। अब ये सब कुछ बातें बताने के बाद थोड़े से सैड भी हो जाते हैं और ये सारे ही उन्हें चेयर्स करने लगे थे कि अंकल आप परेशान मत हो, एक न एक दिन ज़रूर आपकी वाइफ आपको मिल जाएगी। और यही सुन के ही वो खुश हो जाते हैं। अभी हमें एक एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम क्या है लीना। उसे देख के यहाँ पे खड़ी रिसेप्शनिस्ट तो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो रही थी। अब एक्चुअली में वीना को अपने लिए एक पार्टनर की भी तलाश होती है। जैसे ही उसकी नज़र पड़ी थी शाओमू पे, वो तो पहली नज़र में ही उस पर फ़िदा हो गई होती है। आखिर को हमारे हीरो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम जो था। आज कोइंसिडेंटली खाने पे इन चारों की मुलाकात हो ही गई थी। अब ये भी एक टेबल पे आके बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे इसे पता चल गया था कि जीरैन किससे इसलिए ज़्यादा बनती है क्योंकि ये तो उसके बचपन का ही फ्रेंड है। खैर इन दोनों को साथ में देख के शाओमू तो काफ़ी ज़्यादा ही जेलिस फील कर रहा होता है। अब बातों ही बातों में यहाँ पे लिंग भी ने ये भी बता देती है कि एक्चुअली में जैसे कि आप दोनों फ्रेंड्स हो वैसे ही बचपन में हमने भी एक साथ में ही गुजारे हुए हैं। मीन के शाओमू को तो मैं कब से जानती हूँ। ये सुन के अब तो इसका भी जेलिसी के मारे बुरा हाल होता है। जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी तो इसके पीछे पीछे शाओमू भी चला ही गया था। लीना एक बहाने से शाओमू को अपने रूम में बुलाती है कि मेरी इयररिंग गुम हो गई है, क्या आप उसे तलाश करके देंगे। एक्चुअली में वो तो उसके हाथ में ही होती है, ये तो एक बहाना ही था। अब जैसे वो इसके रूम में पहुंचा था ये बैग हक कर लेती है और ये वाला सीन तो इधर इसने भी देख लिया था। जेलिसी में आके इसने लीना को एक ही टांग मार के वहां से साइड पे गिरा दिया था। अब इसे लेता हुआ शाओमू वहां से चला जाता है। ये जेलिस फील कर रही थी इसी बात का। जैसे शाओमू को पता चलता है उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि इसका मतलब है कि मेरी तरह इसके दिल में भी मुझे लेके फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी हैं। जो तो टफ प्रोजेक्ट इसे दिया होता है शाओमू ने, बेचारी रात पर सो भी नहीं पाती। आज जैसे ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पकड़ाने के लिए शाओमू के घर पे आई थी, यहीं पे दरवाजे के साथ ही लग के सो रही होती है। खैर उसने तो इसे अपने ही अपार्टमेंट में सोने की इजाज़त दे दी थी। अब ये थोड़ा सा एम्बैरेस भी फील करती है कि बॉस मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। जैसे ही वहाँ से जा रही थी तो वो इसे खाने तक के लिए यहाँ पे रोक लेता है कि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया तो ये खा के ही जाना। जिस तरह से वो इसकी केयर कर रहा था इसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर अब बहुत सोचने समझने के बाद शाओमू ने जीरैन से अपनी लव की कन्फेशन कर दी थी। यही सुनना था। इसके मन में तो खुशी के मारे लड्डू ही फूटने लगते हैं। वो खुद जो इसे पसंद करती थी, मजीद अपनी इमोशंस पे ये कंट्रोल नहीं कर पाता और बस दोनों की यहाँ पे किस हो ही जाती है। दूसरी तरफ हमें इन लैला मजनू को भी दिखाया जाता है। जब यूजिया लिंग से लव की डेफिनेशन का पूछता है तो उसे तो कुछ पता ही नहीं था। एक्चुअली में वो सिर्फ और सिर्फ शाओमू की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। इसके दिल में उसे लेके फीलिंग्स नहीं थी। मीन के जैसा कि बंदा एक दूसरे से लव करता है वैसी वाली नहीं।
वो अब इसे फिर लव की डेफिनेशन ही बताने लगा था कि जब तुम उसके क्लोज जाओगी ना, देख लेना तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जानी है। अब जैसे इसके करीब आता है, अब वैसा होता या ना होता, लेकिन हाँ, यहाँ पे लिंक की हार्ट बीट ज़रूर फास्ट हो गई थी। ये ड्रंक हो के टुन हो गई होती है, इसे ही उसे संभालना पड़ गया था। वो तो जूजिया की ना सिर्फ चिक्स को ज़ोर से खींचने लगी थी, इवन को उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद ही बेहोश हो गई थी। वो फिर खुद ही इसे उठा के अपने अपार्टमेंट तक लेके आ जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये कहाँ पे रहती है। अगले दिन शाओमू ने मैनेजर से कह के अच्छा सा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके उसने फिर इसके रूम में ही भिजवा दिया था। और ये देख के जी रैन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर उसे एक शरारत सूझती है। अब जैसे ही कॉरिडोर से जा रहे थे तो वो इसे एक चिट पकड़ाती है, जिसपे कि उसने बैड रिव्यूज ही लिखा हुआ था। और ये देख के शाओमू तो स्माइल ही करने लगा था। इधर जैसे इसकी आंख खुलती है तो ये एकदम हैरानी रह गई थी। एक तो इसे ये याद नहीं था कि रात को क्या हुआ था। अब जैसे ही स्पेशली कि वो अपने रूम में इसे देखती है तो बस यहाँ पे तो यूजिया पे गुस्सा ही करने लगी थी कि तुम इधर क्या कर रहे हो। स्पेशली कि भड़कती तब है जब ये नोट करती है कि यहाँ पे तो यूजिया ने इसके फेस पे अपनी कुछ कारीगरी भी दिखाई हुई है। शाओमू होटल में जैसे ही जीरैन के क्लोज जाने की कोशिश करता है तो एक एम्प्लॉई आ गई थी। अब ये तो फ़ौरन से उसे डांटता हुआ वहाँ से साइड पे। नेक्स्ट ही हमें इसके डैड को दिखाया जाता है, जो कि इस होटल के ही चेयरमैन थे और फाइनली अब्रॉड से वापस आ गए थे। अब वो तो लिंक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, यही चाहते हैं कि इसकी शादी मेरे बेटे से हो, लेकिन वो तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। इवन के खाने पे भी इन दोनों को उन्होंने बुलवा लिया था। अब जैसे इनकी शादी की बात कर रहे होते हैं, ये तो डैड से नाराज़ होता हुआ वहाँ से चला ही गया था कि मैंने नहीं करनी है इससे शादी। अब जूजिया ने जो इसे कहा था कि जिसे तुम पसंद करती होगी उसके क्लोज जाने पे तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, तो इसलिए ही लिंग अब इसके क्लोज जाके यही सारा एक्सपीरियंस करना चाहती थी, बट कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहीं पे ही जेलिस फील करती हुई ऊपर से एंट्री हो जाती है जी रैन की। उसे काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। फिर अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए ग्रैंडमा के पास पहुंची होती है, जिन्हें कि देख के ही इसका मूड काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। डैड अपने असिस्टेंट से कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन करके जा ही रहे होते हैं, इससे पहले कि स्मोकिंग करते। तभी जीरैन आके उन्हें मना कर देती है कि होटल में ये सब कुछ अलाउ नहीं है। आपको देख के बाकी सारे कस्टमर्स क्या सोचेंगे। उसे नहीं पता था कि ये शाओमू के डैड हैं और इस होटल के चेयरमैन। अब यही सब कुछ देखते देखते ऊपर से शामू आ जाता है, जिसने कि इसे साइड पे भेज दिया था। अब डैड को तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये लड़की ज़रूर मेरे बेटे के लिए ख़ास है, शायद कि वो इसे पसंद करते होंगे। फिर वो तो कह देते हैं कि इस लड़की को अभी के अभी जॉब से फायर करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। लेकिन ये मना कर रहा होता है कि अगर फायर करनी ही है तो आप मुझे इस फिर होटल से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। थोड़ी देर में ही इसे अपनी कॉलीग के थ्रू पता चलता है कि वो जो एक बंदा है ना, वो हमारे बॉस के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। ये समझती है कि वही वाला खड़ूस बुढ़ा कस्टमर होगा, उससे फाइट करने के लिए पहुंच आई थी। अब जाके इसे पता चलता है कि ये तो इस होटल के चेयरमैन है और साथ ही साथ शामू के डैड भी। अब बेचारी काफ़ी ज़्यादा ही एम्बेरस फील करने लगी थी। डैड तो इससे काफ़ी ज़्यादा ही नाराज़ होते हैं, उन्होंने इसे वहाँ से भेज ही दिया था। यहाँ से जाते जाते अचानक ही इसकी नज़र एक कपल पे पड़ती है। एक्चुअली में ये वाली लेडी कोई और नहीं, इसकी मॉम ही थी, जो कि बचपन में इसे छोड़ के चली गई थी। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और देखो वो आज अपनी ही फैमिली के साथ कितनी ज़्यादा खुश होती हैं। इस बेचारी का तो दिल यहाँ पे टूट के ही रह गया था। लिंग को तो यूजिया पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुमने जो मुझे बताया था वो एक्सपीरियंस करने के लिए मैं शाओमू के क्लोज गई थी और देखो एम्बेरस फील करके ही रह गई। तुम ना हमेशा मुझे उल्टे ही मशवरे दिया करो। जैसे ही नोट करती है कि कैसे इसकी मॉम इसकी स्टेप सिस्टर का कितना ज़्यादा ख्याल रख रही है, इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि देखो मुझे छोड़ के चली गई थी और इन्हें तो मेरी कोई भी चिंता है ही नहीं। ये नहीं कि इतने सालों में अपनी बेटी से कभी हालचाल पूछने के लिए ही आ जाती। जैसे उन्हें पता चला था कि यहाँ की एम्प्लॉई का नाम जी रहना, तो वो इससे पूछ लेती हैं क्या तुम मेरी बेटी हो, तुमने तो मुझे पहचान ही लिया होगा, कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई हो ना तुम। वो तो अपोलोजाइज़ कर रही होती हैं कि मुझे तुम्हारे डैड को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, खैर मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। ये तो अपनी मॉम को बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाली थी, इतनी अपसेट होकर रह गई होती है। ड्रिंक करने तो वाली ही थी लेकिन शाओमू रोक देता है। इसका स्ट्रेस कम करने के लिए वो इसे एक और आइडिया देता है कि यहाँ पे जितनी चाहे बॉक्सिंग कर सकती हो, देख लेना तुम्हारी ये सारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। यही सब कुछ करते करते पास्ट की मेमोरीज में भी खो जाती है कि कैसे मॉम के चले जाने के बाद ही डैड को हार्ट अटैक हुआ था और वो इसकी लाइफ से भी चले गए।
इसे बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। अब यहाँ पे इमोशनल होते हुए देख के शाओमू इसे हक कर लेते हैं। फिर उसने जो आइडिया दिया था वो किसी हद तक कामयाब हो ही चुका था। इसका मूड फ्रेश हो गया होता है और अपनी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए वो तो शाओमू को थैंक यू ही बोल रही थी। डैड साहब तो बहुत ही पुरजोश नज़र आ रहे थे। उन्होंने आज खाने पे लिंग की फैमिली को ही इनवाइट किया होता है। साथ ही साथ इन्हें सर्व करने के लिए स्पेशली ही उन्होंने जी रैन को ही बुलाया था कि इसे पता तो चले कि मैं शाओमू की शादी एक अच्छी लड़की से करना चाहता हूँ, ना कि ये पोर लड़की से। वो इसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर रहे थे। ये सब कुछ तो शाओमू से बर्दाश्त नहीं होता है। वो इसका हाथ पकड़ता हुआ वहाँ से चला ही गया था। इसकी स्टेप सिस्टर तो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस लड़की होती है, इससे बदतमीज़ी भी कर रही थी और ये देखते हुए ऊपर से मॉम आके उसे थप्पड़ मार देती हैं कि बड़ों के साथ ऐसे सलूक नहीं करते हैं। उनके जाने का टाइम आ गया था। वो तो यही चाहती थी कि एक दफ़ा मेरी बेटी आके मुझसे मिल तो रहे, लेकिन उसकी जगह पे ही उसने शामू को भेज दिया था। साथ साथ एक बॉक्स भी होता है अब जहाँ पे कि मॉम इसके लिए अपना आखिरी लेटर लिख के गई थी। वहीं पे ही उनका आईडी कार्ड जो कि घर पे रह गया था उसने शामू के हाथों ही भिजवाया था। ये देख के मोम तो इमोशनल हो जाती हैं कि क्या इसका मतलब है कि अब मुझे अपनी बेटी को देखने का कभी मौका नहीं मिलेगा। अब इंसान से गलतियां तो होती ही रहती हैं। शायद मोम ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी जिसके लिए तो उनकी वापसी अपनी बेटी की तरफ तो मुमकिन थी ही नहीं। दूसरी तरफ ही जी रैन का भी रो रो के बुरा हाल था कि अब कभी मुझे दोबारा मोम को देखना नहीं पड़ेगा। यार एक तरफ से दुखी थी ही सही, क्योंकि इतने सालों से उसने वेट किया था कि कभी तो मोम आएंगी। काश कि वो पहले ही आ जाती, कि हो सकता था उम्मीद बन सकती थी कि उन्हें माफ़ कर देती। उन्होंने लेटर में से अपोलोजाइज ही किया हुआ था कि अगर तुम चाहो तो मुझे माफ़ कर सकती हो, लेकिन ये वो वाला लेटर तो बिल्डिंग से नीचे ही गिरा देती है। अचानक इसकी नज़र लीना पे पड़ी थी जो कि यहाँ पे शायद खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। ये उसे मना करती है। एक्चुअली में लीना का भी एक बहुत ही भयानक पास्ट था। वो अपने जिस बॉयफ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा लव करती थी, उनकी मेमोरीज़ काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बिताई हुई थी। वो इसे अचानक ही एक दिन छोड़ के चला गया, उसका कोई अता पता नहीं। अब इसने तो उसके आने का काफ़ी ज़्यादा वेट किया था, वो नहीं आया था। सो इसलिए इसने सोच लिया कि क्यों ना अपनी लाइफ में मूव ऑन किया जाए। अब शाओमू की शक्ल उससे मिलजुल रही थी, तभी ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, लेकिन नहीं, ये अपने पहले बॉयफ्रेंड को कभी भी नहीं भुला सकी थी। यही सब कुछ सुनना था। फ़ौरन से ये शामू के पास आती है कि क्या आप लीना के बॉयफ्रेंड को ढूंढ के देंगे। एक्चुअली में उन्होंने इसी होटल में ही अपने बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा था। हो सकता है कि डाटा वगैरह मिल जाए उनका। अब ये कोई काम करने के लिए शाओमू को कहती है और वो मना कर देता है। ऐसे कैसे हो सकता था। असिस्टेंट से उस आदमी को ढूंढने का इसने ऑर्डर दे दिया था। बेचारी पैन, जिसकी कि यही ख्वाहिश थी कि वो एक सिंगर बनना चाहती थी और लोगों के दिलों पे राज भी, लेकिन आज तक इतनी ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग करने के बावजूद भी इसे वो फेम नहीं मिला था। यही दुख इसे खाई जा रहा होता है कि पता नहीं कब लोग मुझे पहचानेंगे और मेरे टैलेंट को। अब यहाँ पे वो तो इसे तसल्लियाँ ही दे रही होती है कि डोंट वरी, एक न एक दिन ज़रूर तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनोगी। अब फाइनली शाओमू ने लीना के बॉयफ्रेंड को ढूंढ निकाला था। बेचारे का एक दफ़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद ही वो पैरालाइज हो चुका, मीन कि उसकी टांगें अब काम नहीं कर सकती थी। ये उसे अपोलोजाइज भी कर रहा होता है कि यही रीज़न था कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाया, कि पता नहीं तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी कि नहीं। लेकिन वो तो कह रही होती है कि आप अगर आ भी जाते ना तो मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। जो बंदा जिसे लव करता है उसकी केयर करनी तो बनती ही है ना। इनका ये स्वीट सा कपल देख के तो यहाँ पे इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है कि हमने एक कपल को मिलवा दिया है जो कि कब से बिछड़ गए थे। इन दिनों से जीरैन काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही थी। शाओमू को तो सब नज़र आ रहा होता है। वो इसे एक रिजॉर्ट का टिकट देता है कि तुम वहाँ पे जाके अच्छा सा टाइम स्पेंड करना, ठीक है। इसने भी पैकिंग वगैरह करनी शुरू कर तो दी थी और अचानक ही इससे मिलने के लिए एंट्री हो जाती है यूजिया की। अब जैसे उसे पता चलता है कि ये तो रिजॉर्ट पे रहने के लिए जा रही है, तो अकेले खतरे की बात हो सकती है, तो वो खुद भी इसके साथ ही जाने वाला होता है। इस बारे में अब जैसे ही मालूम होता है असिस्टेंट के थ्रू हमारे हीरो को, तो वो भी जेलिस फील करता हुआ इससे पहले कि वहाँ पे जाता तो डैड तो लिंक को भी भेज देते हैं कि तुम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करना। अभी तक तो अपना सामान वगैरह लेके जीरैन और यूजिया पहुँचे ही नहीं थे कि इनसे पहले ही लिंक और शाओमू की एंट्री हो चुकी थी। जैसे तैसे करके अब इन चारों को एक ही जगह पे स्टे करना था। ये तो एक बहाने तलाश कर रहा होता है कि मुझे जीरैन के रूम में जाने का मौका मिल जाए, लेकिन वो तो साफ मना कर रही थी।
ये भी फिर पहरा देने के लिए उसके रूम के बाहर खड़ा हो ही जाता है कि जैसे तैसे करके मुझे यूजिया को उसके रूम में एंटर नहीं होने देना है। एक्चुअली मैं जानता था कि यूजिया उसे पसंद करता है, इसलिए इसने अपना मिशन बना लिया था कि दोनों को क्लोज नहीं जाने देना है। अब घूमने फिरने के लिए भी पहुंचते हैं। खैर यहाँ पे इनकी यही कोशिश होती है कि हम एक दूसरे के क्लोज जाएं, बट ऐसा करना तो नामुमकिन ही हो रहा था। जैसे ही साथ में मिलकर एक्सरसाइज कर रहे थे बाकी लोगों के, तो अचानक ही रेन स्टार्ट हो जाती है। अब इन दोनों की तो डेस्टिनी जुड़ी ही थी। अचानक ही इनकी मुलाकात होती है एक लेडी से, जो कि इन्हें अपना ही कोई लॉक खरीदने को ही बोलने लगी थी। जूजिया और लिंग दोनों ही बारिश से भागने के चक्कर में एक टेंट में ही पहुंच आए होते हैं। इन्हें जो उस लेडी ने लॉक दिया था वो तो लगा ही दिया होता है, और ये बेचारा टेंट से बाहर निकलने के चक्कर में फिसल के गिर ही गया था। तो यहाँ पे लिंग फ़ौरन से आके इसकी मदद कर देती है। बेचारे के पाँव पे चोट लग गई थी। पहले वो खुद ही मसाज कर रही थी, अब जैसे ही ऊपर से आते हुए देखती है जीरैन को, तो वो इसकी मदद करने का बोल के वहाँ से उठ के चली जाती है। और ये सब कुछ शामू को अच्छा नहीं लगता। वो तो इसे इससे दूर करके यहाँ पे अच्छा खासा ही इसे सबक सिखा देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के क्लोज जाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। खैर इन चारों की भी अब अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी एक ही घर में रहते रहते। वेल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इस बात का अंदाज़ा तो लिंग ने लगा लिया था। वो खुद भी तो यूजिया को पसंद करने लगी थी, इसलिए अब उसने मज़ीद उन दोनों के बीच टांग ना ही अड़ाने का फैसला कर लिया था। फाइनली ये उस रिजॉर्ट से वापस आ गई थी। अपनी ग्रैंड माँ के लिए भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स लिए फिर रही होती है। बहन तो आज बहुत ज़्यादा ही अपसेट लग रही होती है कि मैं जितनी कोशिशें कर लूँ शायद कि मैं अब लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकती हूँ। कोई भी मेरे टैलेंट को पहचानता ही नहीं है। उसने तो अपने इस सिंगर बनने वाले ड्रीम पे गिव अप करने का फ़ैसला कर लिया था। खैर अब यहाँ पे बेचारे जीरैन भी क्या कह सकती थी। यही इसे तसल्लियाँ दे रही होती है कि डोंट वरी, बहुत जल्दी देख लेना तुम एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगी। वो भी कहती है कि हाँ पता नहीं, बस एक आखिरी लाइव स्ट्रीमिंग करने का इसने फैसला कर लिया था कि उसके बाद मैंने तो इस सिटी को भी छोड़ के चले जाना है। शाओमू के होटल में एक सुपरस्टार रुकने के लिए आई हुई थी। वेल यहाँ पे तो इनके फैंस का काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ होता है। वो खुद भी इनका फ़ैन था। अब अचानक ही आज स्पीच देते हुए एक बिलबोर्ड उन पे गिरने ही वाला होता है कि सभी शाओमू ने आके उनकी मदद कर दी थी। अब जैसे ही इसे पता चला था कि शाओमू तो हॉस्पिटलाइज हो चुका है, उससे मिलने के लिए आती है, तो नर्स के थ्रू इसे पता चलता है कि बिलबोर्ड गिरने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। ये बेचारी तो काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है कि शाओमू आप मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं, अभी तो हमने अपनी लाइफ स्टार्ट भी नहीं की थी। अब जैसे इसे रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में नर्स को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो तो कोई और शख्स था जो कि बिलबोर्ड गिरने की वजह से मरा था। शाओमू तो ज़िंदा होता है। हाँ इसे चोट वगैरह तो लगी थी, लेकिन वो इसे अपने लिए परेशान ना होने को ही बोलने लगा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये भी अब रिलीफ फील करती है। बाद में इसे पता चल ही गया था कि एक्चुअली में वो जो सुपरस्टार थे उसने जानबूझ के खुद का ही एक्सीडेंट करवाने का सोचा था। आरसे होटल की तो रेपुटेशन उन्हीं की वजह से ही ख़राब होकर रह गई थी कि वो एक सुपरस्टार को बचा नहीं पाए। ये मैडम तो यही चाहती थी कि ये सब कुछ देख के जो मेरे फैंस हैं वो मुझसे और ज़्यादा प्यार करने लगेंगे और उन्हें मेरी चिंता भी होगी। अपनी ही रेपुटेशन को गेन करने के लिए इसने इन्हें डाउन कर दिया था। इसी बात का ही सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है यहाँ पे जीरैन को कि दूसरों की ज़िंदगियों के साथ कैसे खेल सकती हैं आप। इसे तो शाओमू की ही टेंशन थी। वेल वो कह देती हैं कि तुम अपना बूम बंद करने के कितने पैसे लोगी, जितनी बोली लगानी है लगा सकती हो। ये तो साफ लेने से मना कर देती है कि हर मसले का सोल्यूशन पैसा नहीं होता है। आपको भी ये बात समझ लेनी चाहिए। अब जो भी बात थी शाओमू को आकर बता देती है कि क्या हम उन पे सू कर दें, लेकिन शाओमू तो इसे कह देता है कि नहीं नहीं ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। खैर एक तरह से तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया था। खैर जो होना था हो गया। मैं मज़ीद कोई भी मसला वगैरह क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। इन दोनों को खुश देख के अब लिंग तो वहाँ से चली ही गई थी। अब उसे जेलसी फील नहीं होती है कि ये अपनी मर्ज़ी की लाइफ गुजारना चाहते हैं तो बिल्कुल गुजार सकते हैं। वो खुद जो अब अपनी लाइफ यूजिया के साथ ही बिताना चाहती थी। शाओमू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब जैसे वो वापस आता है तो सारे एम्प्लॉयज़ अपने बॉस को सही सलामत देख के बहुत ज़्यादा ही रिलीफ फील कर रहे होते हैं। ये सुपरस्टार इससे भी माफ़ी मांगती है कि वैसे भी मैंने अब रिटायरमेंट लेने का फ़ैसला कर दिया है कि अब मेरी वो फेम नहीं रहा है जो कि पहले होता था। वैसे भी स्टारडम को कायम करके रखना काफ़ी मुश्किल काम है। ये भी उन्हें बता देती है कि हाँ हम आप पे कोई भी सू नहीं करने वाले हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफ़ी है। बस हमारी यही कंडीशन है कि नेक्स्ट टाइम आप अपनी ही फेम को गेन करने के लिए ऐसी कोई भी हरकत मत कीजिएगा। वो भी प्रॉमिस कर लेती हैं। इसके बाद ही वो तो वहाँ से चली ही गई थी।
इसने भी अपनी आखिरी लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दी होती है। सबके सामने अपनी ट्रू सेल्फी दिखाने लगी थी। पैन की तो अब बस हो गई थी, बेचारी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर ही सिंगिंग कर रही होती है। इसकी फ़ैन फॉलोइंग तो इतनी थी ही नहीं, बस इसी वजह से ही कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, शायद कि कोई भी मेरी तरफ फोकस करता ही नहीं है। इसने सिटी को छोड़ कर जाने का फ़ैसला कर लिया था। अब जीरैन भी नहीं रोकती है कि अगर मैंने तुम्हें रोका तो फिर मैं सेल्फिश बन जाऊँगी। यार कोई नहीं है, तुम बस अपने ड्रीम्स को पूरा करना, जो तुम्हारा दिल करता है वही। यहाँ से जाते जाते अभी इमोशनल हो ही रही थी कि तभी फ़ौरन से इसे कॉल आ जाती है जीरैन की। क्या तुम्हें पता है कि जो तुमने आखिरी लाइव स्ट्रीमिंग की थी उसकी वीडियो वायरल हो गई है। अब तो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी बन चुके हैं। अब जहाँ पे कि ये पहले अकेले खड़े होकर सिंगिंग करती थी, इतने सारे फैंस को देख के इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। चलो शुक्र है कि ये तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनी गई। जूजिया ने इसे मिलने के लिए उसी जगह पे ही बुलाया था जहाँ पे कि बचपन में कभी बैठ के बातें किया करते थे। खैर वो तो इसकी हमेशा फ्रेंड बन के रहेगी। इसी बात की सबसे ज़्यादा खुशी होती है जूजिया को कि अगर मैं इससे अपने लव की कन्फेशन कर लेता तो इसने मुझे रिजेक्ट कर देना था और हो सकता था कि हमारी ये जो फ्रेंडशिप थी ये भी ख़त्म कर देती। लेकिन खैर अब तो कोई ऐसा मसला नहीं बना था। अब एक बंदा ही इन्हीं सिक्योरिटी अंकल पे ही भड़क रहा होता है कि देखिए इन्होंने यहाँ पे मेरे कुछ चुराने की कोशिश की है, मैं इसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। अब उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए शामू को इन अंकल को ही फायर करना पड़ गया था। इसी बात का ही सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है जीरैन को कि शामू इन अंकल के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वेल ये अंकल बता देते हैं कि एक्चुअली में शामू ने मेरे कहने पे मुझे ही फायर करवाया है कि इस तरह से उस कस्टमर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो कोई बैड रिव्यूज़ नहीं देंगे। वैसे भी मैंने तो अब रिटायरमेंट लेने का फ़ैसला कर लिया था। बहुत ज़्यादा वेट किया कि मुझे मेरी वाइफ मिल जाएगी, बट अब शायद उनका मिलना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए मैंने इस जगह को छोड़ के जाने का फ़ैसला किया। अब सारे लोग परेशान मत हो। और मिल के ही आज की रात चीयर्स वगैरह भी करते हैं। इसे अपनी गलती का एहसास था कि मैंने शामू को गलत समझा, इसलिए माफ़ी मांगने के लिए भी पहुंची होती है। वो बदले में इसे अपना मसाज करने को बोलता है। इसी बात का इसे गुस्सा होता है, इस तरह से मसाज करती है कि आइंदा के बाद मुझे कोई भी काम करने को नहीं बोलेंगे। आजकल कंपनी की रेपुटेशन कुछ डाउन ही जा रही थी, तो इसी वजह से ही डैड ने एक अपने ही फ्रेंड मिस्टर लिंग को अपना होटल बेचने का फ़ैसला कर लिया था। वो तो इतनी ज़्यादा ऑफ़र दे रहे होते हैं कि इनके लिए इनकार करना तो अब मुमकिन नहीं रहा था। अब ये मिस्टर लिंग कोई और नहीं बल्कि यूजिया के ही डैड थे और अपने बेटे से तो सारी ज़िंदगी खुश दिखाई देते ही नहीं है कि मैं तुम्हें जो भी काम करने को बोलता हूँ ना, हमेशा बस मुझे ना ही करते रहना। ये बेचारी अब एक जगह पे इंटरव्यू देने के लिए आई थी। इसका भी ड्रीम था कि एक अच्छी कंपनी में मैं जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन इसने खुद से प्रिपरेशंस तो काफ़ी अच्छे से की होती हैं, लेकिन आगे से इसे जॉब इंटरव्यू में पास नहीं किया जाता। इस बात से काफ़ी ज़्यादा अपसेट ही दिखाई दे रही थी। डैड अपनी इस होटल को मिस्टर लिंग को बेचने वाले हैं। जैसे ही शामू को पता चला था, वो तो उन पे गुस्सा करने के लिए आ जाता है कि आप ऐसा करने का कैसे सोच सकते हैं। आपको पता है ना कि कितनी मेहनत से मोम का ये ड्रीम था कि वो एक होटल बनाना चाहती थी। आपने इसकी बुनियाद रखी थी और आप ये किसी और के हाथों कैसे दे सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगा। इवन कि वो इस होटल को ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है। सीधे ही पहुंचा था जीरैन के पास, उसे सारी बात का इसने बता दिया था और ये भी कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ, इसलिए आज की रात तो तुम्हें मेरे साथ बितानी ही पड़ेगी। दोनों ही एक होटल पहुंचते हैं। पहले तो काफ़ी ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे और अपनी इस ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए फिर ड्रिंक भी करते हैं। वो तो इसका हौसला ही बढ़ाने लगी थी कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अपने डैड से नाराज़ होकर कैसे आ सकते हो, और हिम्मत भी बिल्कुल नहीं हारनी है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो थोड़ी बहुत नाकामी तो देखनी ही पड़ेगी। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी आपसे कि आप इतने ज़्यादा कमज़ोर निकलोगे। यहाँ पे इसकी इतनी क्यूट सी हरकतें देख के वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता और बस यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगे थे। अगले दिन शाओमू जैसे ही जीरैन को देखते हैं तो उसे अपनी खुशी बयान करने लगा था कि देखो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसे ही मैं तुम्हें अपने आसपास पाऊंगा। रात वाली बातों का तो इस पर कुछ ज़्यादा ही असर हो गया था, इसलिए शाओमू ने फैसला कर लिया था कि मैं हर हाल में अपनी ये होटल को, जिसे कि इतनी मेहनत से मैंने तामीर किया है, वो बिल्कुल भी मिस्टर लिंग के हाथों नहीं देने वाला हूँ। जो भी है मैं जाके डैड से बात करूँगा और बाकी सारे शेयर होल्डर से भी। इसने काफ़ी अच्छा सा प्लान रेडी कर लिया था और जाके उनसे शेयर करते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर मैं आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिलवा के रहूँगा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। एक तरह से तो उसने इस होटल को अब मज़ीद सक्सेसफुल बनाने का फ़ैसला कर लिया था
अब जून के पहले भी तो वो इतनी मेहनत किया करता था, इसलिए ये सारे शेयर होल्डर्स बोल देते हैं कि ठीक है, अगर तुमने फैसला बना लिया है तो हम भी तुम्हें एक चांस दे सकते हैं। और इस बात पे मिस्टर लिंग को तो गुस्सा आ रहा होता है कि शामू के डैड ने तो कहा था कि ये होटल मुझे मिल जाएगा, तो अभी तक फिर वो अपने इस वादे पे कायम क्यों नहीं रह पाए हैं। अब फिर प्रमोशन वगैरह के लिए इन्हें इधर ही हेल्प चाहिए होती है जूजिया की। वो पहले तो मना कर रहा होता है कि नहीं, ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मिस्टर लिंग तो मेरे डैड हैं, अगर उन्हें पता चला तो वो मुझ पे और ज़्यादा गुस्सा करेंगे। अब ये नाराज़ दिखाई दे रहे होते हैं कि ठीक है, इसका मतलब है कि तुम हमारे फ्रेंड नहीं हो, हमने तुम्हारे साथ कोई भी फ्रेंडशिप नहीं रखनी है। ये सब कुछ देख के कह देते हैं कि ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, जो भी चाहते हो वही कर दूँगा। अब फिर क्या था, इन लोगों की जो भी सारे जानने वाले थे उन्हें कह के प्रमोशन वगैरह अपने होटल की करवाना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होके रह गई थी, लेकिन ये जितना प्रॉफिट करना चाहता था उतना हो नहीं पा रहा था। अब इसे इतना ज़्यादा परेशान देख के तो जीरैन शाओमू को ही तसल्ली देने लगी थी कि देखो, जैसे मेरे हार्ट में तुम लाइट बन के आए हो, बिल्कुल ऐसे ही कंपनी को भी आगे परवान चढ़ाओगी, देख लेना एक ना एक दिन। दूसरी तरफ ही हमें डैड को दिखाया जाता है, जो कि आज किसी पार्टी में ही पहुंचे हुए थे और अचानक ही अपने पास्ट की मेमोरीज में ही खो जाते हैं। एक्चुअली में वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा लव करते थे और इन्होंने उनका ही ये ड्रीम था इस होटल को सक्सेसफुल बनाना। इनकी बुनियाद उन्होंने अपनी वाइफ के कहने पे ही रखी थी। देखो, आज ये इस मुकाम तक पहुंच भी गया था। अब यही सब कुछ सोचने के बाद इन्होंने फैसला कर लिया था कि ना तो अब मैंने अपने बेटे को निराश करना है और ना ही अपनी वाइफ को। अब जो होता है देखा जाएगा। इन्होंने तो अब मिस्टर लिंग को अपने होटल को ना ही देने का फैसला कर लिया था और अचानक ही इनकी मुलाकात जीरैन से भी हो जाती है। वो भी इन्हें शाओमू के बारे में ही बताने के लिए आई थी। अब यहाँ पे इनकी बातों के थ्रू हमें पता चलता है कि बचपन में जब शाओमू ने अपनी मोम को खो दिया था, इसी जगह पे ही हॉस्पिटल में देखने के लिए अपनी मोम को जीरैन भी आई हुई थी। वो उसे रोता हुआ देख के अपना एक स्टफ टॉय दे देती है। इनकी डेस्टिनी तो बचपन से ही जुड़ी हुई थी, जैसे कि इसने तब शामू को जाके हौसला दिया था। अब डैड के पास भी पहुंची होती है कि आप प्लीज़, उसका जो इतना बड़ा ड्रीम है कि होटल को सक्सेसफुल देखना चाहता है, आप उन्हें ख़त्म मत कीजिएगा। डैड तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होकर रह गए थे कि देखो ये लड़की में कितनी ज़्यादा हिम्मत है। हालांकि मैंने इसे इतनी सारी बातें भी सुनाई हैं, लेकिन फिर भी उन सारी बातों को भुला के आज मुझसे बात करने के लिए आई है। फाइनली अब वो दिन आ गया था जब डिसाइड किया जाना था कि इस होटल को मिस्टर लिंग को देना है कि नहीं। इसने काफ़ी हद तक तो प्रॉफिट वगैरह गेन कर लिया होता है और इवन के डैड भी अब की बार अपने बेटे को ही सपोर्ट करते हैं। ये देख देख के लिंग का गुस्से के मारे बुरा हाल कि इसका मतलब है कि मेरे साथ उन साहब ने धोखा दिया है। जैसे इसे पता चला था कि फिर शाओमू का साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका अपना ही बेटा यूजिया है, अब तो इनका गुस्से के मारे और बुरा हाल हो जाता है कि बस एक दफ़ा यूजिया को मैं मिल लूँ, फिर देखता हूँ कि उसके साथ मैं क्या सलूक करता हूँ। ये सारे फ्रेंड्स तो मिलके अब सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं अपनी सक्सेस को। डैड ने अपने बेटे के लिए खुद अपने हाथों से डिनर रेडी किया हुआ था और ये भी बता रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम को भी खाना बनाना मैंने ही सिखाया था इसे, बिल्कुल इस खाने में अपनी मॉम के जैसा ही टेस्ट आ रहा होता है। और ये भी कह रहे होते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैंने नोट किया है कि जीरैन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है, आप लोग मिल के रह सकते हो। ये सुनना था कि ये खुश हो जाता है। और यहाँ पे अचानक की बातें करते करते डैड की तबीयत बिगड़ गई थी और शाओमू को तो अपने डैड की काफ़ी ज़्यादा चिंता ही हो रही थी। दूसरी तरफ ही यूजिया के डैड उस पर गुस्सा करने के लिए पहुंच आए होते हैं कि निकम्मे लड़के, अपने डैड का साथ देने की बजाय तुम हमारी राइवल कंपनी के साथ कैसे ही उन्हें सपोर्ट कर सकते हो। और अचानक ही यहाँ पे तो उनका हार्ट फेल होने ही लगा था। अब जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उनके राइवल से भी मुलाकात हो जाती है, मिनके शाओमू के डैड से। अब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि किसी ज़माने में ये भी अच्छे फ्रेंड्स रह चुके हैं। अब ऊपर ऊपर से चाहे जितने कॉम्पिटिटर्स बन जाएं, इन्हें एक दूसरे की सेहत का तो ख्याल था ही सही। बहुत सोचने समझने के बाद ही लिंग ने अपने लव की कन्फेशन जूजिया से कर दी थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दूसरी तरफ अगर हमें जीरन और शाओमू को दिखाया जाए तो वो दोनों ही डिनर करने के लिए साथ में ही पहुंचे होते हैं। जो उसे बता देती है कि मैंने आपके डैड से प्रॉमिस किया था, मुझे ट्रेनिंग के लिए 2 साल के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा, क्या आप मेरा वेट करेंगे। वो तो कह देता है कि हाँ करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं, एक दफ़ा मैंने आपके डैड से प्रॉमिस कर लिया तो मुझे निभाना तो पड़ना ही है। हालांकि मैं जानती हूँ कि मेरे लिए भी जाना मुश्किल है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, वरना फिर डैड तो आपके नाराज़ हो ही जाएंगे। इसके बाद सीधा ग्रैंडमा के पास पहुंचती है और उन्हें अपने पीछे ख्याल रखने को ही बोलने लगी थी। उसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करती,
और यहाँ पे जैसे अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है, ग्रैंडमा तो खुशी हो गई थी। वो तो इन्हें जाने को ही बोलने लगती हैं कि तुम टेंशन मत लेना, मैं अपना अब ख्याल खुद रख सकती हूँ। सारी एम्प्लॉयज़ भी उदास दिख रही होती हैं कि जीरन हमें छोड़ के चली जाओगी क्या। अब जो बंदा इसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ही था। ये तो उसे हक कर लेती है। वो तो इसे यही कहने लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के टच में रहेंगे और मैं 2 साल तो तुम्हारे आने तक का वेट कर ही सकता हूँ। अब इनका तो लॉन्ग डिस्टेंस का ही रिलेशनशिप बन गया था। इसके पीछे ही वो तो इसकी ग्रैंडमा का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखता है। अब अचानक एक दिन यूजिया और लिंग इसे अपनी वेडिंग का कार्ड देने के लिए ही आए थे। ये देख के इसकी जेलिसी के मारे बुरा हाल हो जाता है कि देखो मैं यहाँ पे बैठा अपनी होने वाली वाइफ के आने का वेट कर रहा हूँ, पता नहीं वो कब आएगी। और बस इसी तरह से ही 2 साल गुजर चुके थे और फाइनली यहाँ पे हमारी क्यूट सी हीरोइन की एंट्री हो गई थी। वो तो अब सीधा ही वेडिंग ड्रेस पहन के ही आती है। उसने काफ़ी ज़्यादा वेट कर लिया था। अब फिर सबके सामने वो इसे शादी के लिए प्रपोज करती है और एक ब्यूटीफुल सी रिंग उसने शामू को पहना दी थी। अब यहाँ पे शामू भी जो कि पहले ही रिंग को प्रिपेयर करके रखा हुआ था उसने इसे पहना देता है। अब इसलिए सी बात है, अब यहाँ पे किसी को भी इनकी शादी से कोई एतराज़ नहीं था, तो ये मज़ीद वेट कैसे कर सकते थे। अब फाइनली काफ़ी सारी हार्डशिप्स को फेस करने के बाद इन्हें एक दूसरे का प्यार मिल ही गया। अब लास्ट पे ही हमें इनके हनीमून का ही सीन दिखाया जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे थे और इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।